Hello everyone. So we are going to continue with capital gains today, and we are going to start with the topic of transfer. So what is transfer and the capital gains? We are going to study that today. Last class में हमने जो cover किया था उसे एक बार recapitulate कर लेते हैं. So what we did in the last class was when a particular transaction is called short term and when is it called long term. ये बात हमने की थी. We differentiated between long term gains and short term gains. तो उसमें हमने तीन कैटेगरीज बनाई थी. ये कैटेगरी आपकी बुक में नहीं दी हुई, कहीं ऐसे कैटेगरी लॉ में नहीं बनाई हुई, बट ये हमने फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग हमने तीन कैटेगरी में से डिवाइड कर दिया था, 1, 2 एंड 3. वन कैटेगरी वालों के लिए डिटर्मिनेंट होगा 12 मंथ्स. अगर 12 मंथ्स के अंदर बेची तो शॉर्ट टर्म, अगर 12 मंथ्स के बाद बेची, पीरियड होल्डिंग पीरियड ज्यादा है तो फिर वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा. सेम गोज विथ सेकंड कैटेगरी. सेकंड कैटेगरी के केस में वो 24 मंथ्स होगा, मतलब 2 साल तक होल्ड करके रखा और उसके बाद सेल किया आपने, तो उस केस में लॉन्ग टर्म. अगर 2 साल से पहले या 2 साल एग्जैक्टली 2 साल में सेल करा तब भी वो शॉर्ट टर्म रहेगा. इसके बाद हमने तीसरी कैटेगरी ऑफ एसेट्स देखा था. तीसरी कैटेगरी ऑफ कैपिटल एसेट के केस में 36 मंथ्स है. 36 मंथ्स है. सो 36 मंथ्स है, मतलब अगर आपने इस कैटेगरी के एसेट्स को 3 साल से ज्यादा होल्ड करा तब तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा. अगर 3 साल एग्जैक्टली या फिर 3 साल से कम होल्ड करा आपने तो उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल. ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम आ जाते हैं व्हाट आर द एसेट्स, व्हाट आर द कैपिटल एसेट्स इन ईच ऑफ द कैटेगरी. तो हम सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी में देखते हैं लिस्टेड सिक्योरिटी. सो इसके बारे में हमने बात की थी, लिस्टेड सिक्योरिटी. अब लिस्टेड सिक्योरिटी में क्या आ गया आपके, लिस्टेड शेयर्स आ गए, डिवेंचर्स, अदर्स. ठीक है, बट यहाँ पर अदर देन यूनिट बोल दिया, मतलब यूनिट नहीं होगा. यूनिट किसका होता है, म्यूचुअल फंड का होता है, या फिर कुछ और भी हो सकते हैं यूनिट्स, तो उनको यहाँ से हटा दिया. ठीक है, अब यूनिट आप देखेंगे ध्यान से, अगर एक तो हो गया कि हमने जो लिखा हुआ है वो पढ़ लिया, और एक होता है थोड़ा एनालिसिस करना उसका. तो यहाँ देखिए क्या करा उन्होंने, बहुत ही छोटी सी बात है. लिस्टेड सिक्योरिटी को यहाँ इंक्लूड कर लिया और फिर बोल दिया अदर देन यूनिट, मतलब यूनिट को एक्सक्लूड कर दिया. तो इसमें सारे यूनिट एक्सक्लूड हो गए. अब यूनिट एक्सक्लूड करने के बाद देखिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, मतलब यूनिट्स फिर से इंक्लूड करे. ऊपर से हटा दिया यूनिट्स को, लेकिन फिर से नीचे यूनिट्स फिर से इंक्लूड करे. लेकिन कौन से यूनिट इंक्लूड करे इस बार, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, मतलब ऐसे फंड्स जिनका ओरिएंटेशन कहां पर है, इक्विटी में है, मतलब डेट वाले नहीं. तो इस कैटेगरी में यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स आए और यूनिट ऑफ यूटीआई है, मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके यूनिट्स आए. अब नीचे अगर जाके देखेंगे तो डेट ओरिएंटेड कहाँ जाएगा, तो डेट ओरिएंटेड कहाँ आ गया, यूनिट ऑफ डेट ओरिएंटेड फंड. बेसिकली जो 36 मंथ्स वाला डिटर्मिनेंट है, ये जो थर्ड कैटेगरी है ना, इसमें सब आ जाएगा. मतलब इन्हें ये चीजें भी लिखने की जरूरत नहीं थी. मतलब ये जो कैटेगरी है ना, ये कैटेगरी भी मैं नहीं लिखता ना, मैं यहाँ पर एक काम भी ये भी किया जा सकता था, अदर्स लिख देता. मतलब बेसिकली मैं आपको एक चीज और, हाँ भी मुझे लगा ऐसा कि हम इसे स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं. आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है ये दोनों चीजें, अदर्स, क्योंकि बाकी सारे कैपिटल एसेट भी तो इसमें आ गए. तो आप सिर्फ 12 मंथ्स याद कर लीजिए और 24 मंथ्स याद कर लीजिए, बस आप पर लोड और कम हो जाएगा. आपको 36 मंथ्स याद करने की जरूरत नहीं. क्यों, क्योंकि 36 मंथ्स में सब कुछ आ गया, अदर्स आ गया. मतलब जो भी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में नहीं आया वो कहाँ जाएगा सर, 3 में जाएगा. अच्छा ऐसा है क्या, सबके सब 3 में ही चले जाएंगे, बिल्कुल. अगर कैपिटल एसेट है, अगर कैपिटल एसेट है तो या तो लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म गेन होगा. बेचने पर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म एक जगह कैटेगरी में तो जाना ही जाना है, और उसके लिए डिटर्मिनेंट चाहिए, 12 मंथ्स वाला हो, 24 वाला हो या 36 वाला. तो हमने कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में ये याद कर लिया कि ये सारे यहाँ आ जाएंगे, और 3 में तो बाकी सब अदर्स. अब अदर्स में ये कैसे आ गए, जब आपने यहाँ बोल दिया इक्विटी ओरिएंटेड फंड के यूनिट, और यहाँ पर आपने फंड के यूनिट्स की बात ही नहीं की, तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है, वो इस कैटेगरी में ही जाके फॉल करेंगे. ठीक है, तो आप कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 याद कर लीजिए, कैटेगरी 3 याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें बाकी सब कुछ आ जाएगा. राइट बॉस. देखा क्लास में पढ़ाते पढ़ाते एक नया आइडिया.
तो अब ये आपके लिए और अच्छा हो गया, लिस्टेड सिक्योरिटी इधर आ गई, तो अनलिस्टेड कहाँ जाएंगी, अदर्स में या 24 वाले में, अनलिस्टेड यहाँ पर आ गई सर। मतलब अगर लिस्ट नहीं किया हुआ स्टॉक एक्सचेंज पे और वो शेयर आपने बेचा है तो उसमें 24 मंथ्स का पीरियड देखा जाएगा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। ओके बॉस। और क्या है, और क्या है सर, और क्या है, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड यहाँ आ गया, तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड के यहाँ आ गया, और डेट ओरिएंटेड है तो वो यहाँ चला गया, अदर्स में चला गया, यहाँ भी नहीं है। और क्या बचा सर, जीरो कूपन बॉन्ड बचा। जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में हमने कल अच्छे से डिस्कशन किया। डीप डिस्काउंट बॉन्ड होते हैं, अपनी फेस वैल्यू से बहुत कम प्राइस पर इशू होते हैं, और इनका जीरो कूपन रेट रहता है, मतलब कोई भी फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको ड्यूरेशन ऑफ दिस बॉन्ड में। तो फिर पैसा कैसे हमें रिटर्न कैसे मिलता है, रिटर्न आपको मिलता है सर, ये जब मैच्योर हो जाते हैं तो आपको फेस वैल्यू के पैसे वापस मिल जाते हैं। तो 100 रुपए का बॉन्ड है, जो आप खरीदने जाओगे तो 10 का मिलेगा, और 10 साल बाद आप जब बेचोगे उससे मैच्योर हो जाएगा तो आपको 100 रुपए पेमेंट हो जाएगा। तो हम इसमें इकट्ठा पेमेंट होता है, इकट्ठा पेमेंट होता है इसमें, ठीक है। तो जीरो कूपन बॉन्ड्स के केस में 12 महीने है। लैंड बिल्डिंग और बोथ, ये एक बहुत मेजर एसेट है जो ट्रेड होता है, ये एक बहुत मेजर एसेट है, कैपिटल एसेट है जो बहुत ज्यादा ट्रेड होता है। दो ही चीजें बहुत ज्यादा ट्रेड होती हैं और बहुत मेजर रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, एक है लैंड बिल्डिंग, मतलब रियल एस्टेट में ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होती है, और दूसरा है आपके शेयर्स, ठीक है। तो इन दोनों पर गवर्नमेंट को अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। लैंड और बिल्डिंग जैसा कि हमें पता है जीएसटी के एम्बिट से बाहर है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जीएसटी के एम्बिट से बाहर है। तो लैंड बिल्डिंग पर जीएसटी नहीं लगता, कंस्ट्रक्शन पे लगता है वो बात अलग है, लेकिन अगर लैंड बेच रहा हूं मैं सिर्फ तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। चलिए सर, तो हमने ये कल बातें कर ली थी, अब हम नेक्स्ट टॉपिक, आज के टॉपिक पे चलते हैं। ये आप इसकी चिंता मत कीजिएगा, ये हम जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, ऐसा जितना कुछ है नहीं। सबसे पहले क्या आ गया सर, कैटेगरी 1 में लिस्टेड एसेट, लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट, यूनिट को क्रॉस लगा दिया, ठीक है। अगले ही पॉइंट में यूनिट आ गए, किसके सर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड के यूनिट्स और यूटीआई के यूनिट्स, दोनों यूनिट्स आ गए। चलिए सर, तीसरा क्या है सर, तीसरा वाला क्या है, जीरो कूपन बॉन्ड, इन सब के लिए 12 मंथ्स। सेकंड, सेकंड में सर ऊपर जो हमने पढ़ा ना उसी का ही कुछ रिलेटेड है, उसका ही ऑपोजिट कुछ है, तो लिस्टेड का अनलिस्टेड सिक्योरिटीज यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, लैंड बिल्डिंग और बोथ, ठीक है सर। तो ये यहाँ पर आ गए, इनके लिए टाइम पीरियड क्या है, 24 मंथ्स। थर्ड कैटेगरी में अब मुझे कुछ स्पेसिफिकली लिखने की जरूरत है क्या, नहीं सर, मैं तो अदर्स लिख रहा हूँ, सीधी सी बात, खत्म, छोड़ो, वो याद ही मत करो। डेट ओरिएंटेड का क्या होगा, इसका क्या होगा, सबका 36 मंथ्स है बॉस, सबके लिए 36 मंथ्स है, खत्म बात। फॉर एवरीथिंग एल्स 36 मंथ्स, ज्वेलरी, फर्नीचर, एनी काइंड ऑफ कैपिटल एसेट, एसी, किसी की भी कैपिटल, प्लांट एंड मशीनरी, सबके लिए 36 मंथ्स, ठीक है सर। चलिए, तो अब ये चीज क्लियर हो गई है हमारी। जब हम पढ़ते हैं पहली बार किसी कॉन्सेप्ट को तो बहुत टफ लगता है, और मतलब ऐसा नया होता है इसलिए लगता है, अनयूजुअल सा लगता है, लेकिन जब आप नेक्स्ट क्लासेस में उसे रिवाइज करेंगे तो वो एकदम हैबिचुअल हो जाओगे, तो एकदम नॉर्मल लगने लगेगा, ठीक है। इसके पहले हमने क्या किया था, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन की थी। कैपिटल एसेट में क्या क्या आ गया था, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड आ गया था, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी आ गया था जो कि आपने होल्ड की हो, चाहे बिजनेस के कनेक्शन में हो या नहीं हो। उसके बाद एनी सिक्योरिटीज होल्ड बाय एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने अगर कोई सिक्योरिटी होल्ड की है। डज नॉट इंक्लूड, एक्सक्लूजन हमने पढ़े थे कि स्टॉक इन ट्रेड पर नहीं लगेगा कैपिटल गेन। उसके बाद पर्सनल इफेक्ट्स को बाहर कर दिया था। पर्सनल इफेक्ट्स कौन से, सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो इसीलिए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी स्टिल अ कैपिटल एसेट। व्हाई, बिकॉज इट इज पर्सनल बट इट इज नॉट मूवेबल। तो पर्सनल में यहाँ किसको बाहर किया, सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी को बाहर किया। हेल्ड फॉर पर्सनल यूज और एनी मेंबर ऑफ द फैमिली डिपेंडेंट, तो या तो आप यूज कर रहे हैं या फिर आपके कोई भी फैमिली मेंबर जो कि आप पर डिपेंडेंट है वो यूज कर रहे हैं।
लेकिन इसमें फिर से एक्सक्लूजन आ गए थे, तो ये जो एक्सक्लूजन आए थे ये एक तरह से कैपिटल एसेट बन गए थे, ठीक है, क्योंकि एक्सक्लूजन ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पर कैपिटल एसेट बन जाएंगे। ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, वर्क ऑफ आर्ट, ये सारे वैल्यूएबल आइटम्स है, मैंने आपको बताया था, लोग इन्हें बहुत ज्यादा फायदे के लिए ज्यादा प्राइस पे बेच देते हैं। इसके बाद ज्वेलरी में क्या क्या आएगा हमने ये पढ़ा था, ज्वेलरी में सिर्फ ऑर्नामेंट्स और सब चीजें, ये तो नॉर्मल सी बात है, ऑर्नामेंट्स आ जाएगा, और अगर आपके पास ब्रिक है, जो गोल्ड की ब्रिक है, तो वो आ जाएगी। लेकिन हमने एक चीज और पढ़ी थी कि ज्वेलरी में प्रेशियस, सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी आ जाते हैं, और सिर्फ गोल्ड नहीं, सिल्वर, प्लैटिनम और अदर प्रेशियस मेटल्स भी आ जाते हैं, इवन अलॉय आ जाते हैं, जो दो मेटल से मिलके अलॉय बनता है वो भी आ जाता है। और हाँ, अगर आप अपैरल में कोई स्टोन या फिर गोल्ड या इस टाइप की चीज लगवा लेते हैं तो वो अपैरल भी फिर ज्वेलरी कंसिडर कर लिया जाता है एक्ट, ठीक है। उसके बाद रूरल एग्रीकल्चरल लैंड की बात की थी, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट, लेकिन रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को एक्ट में डिफाइन नहीं किया। डिफाइन किसे किया है? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को। तो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड की डेफिनेशन हमने आपसे बात की कि अगर 10,000 से लेके 1 लाख तक की पॉपुलेशन है तो उस जगह की, उस सिटी के म्युनिसिपैलिटी को सेंटर बना के एरियल डिस्टेंस देखेंगे 2 किलोमीटर तक का। अगर आपकी प्रॉपर्टी उस 2 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर आएगी तो इसका मतलब अर्बन प्रॉपर्टी है। अगर 2 किलोमीटर के जो डिस्टेंस है उसके बाहर चली जाएगी तो आपकी प्रॉपर्टी रूरल प्रॉपर्टी है, ठीक है सर। 10,000 से 1 लाख तक के लिए 2 किलोमीटर का डिस्टेंस देखेंगे, 1 लाख से 10 लाख तक के लिए 6 किलोमीटर का डिस्टेंस देखेंगे, और 10 लाख से ज्यादा के लिए 8 किलोमीटर का डिस्टेंस देखेंगे। इसके काफी सारे एग्जाम्पल्स हमने किए थे। फिर 3 अजीब विचित्र प्रकार के बॉन्ड्स हमने पढ़े थे जिनको फिर से एक्सक्लूड कर दिया गया था। मैंने आपको रीजन बताया कि उस समय गवर्नमेंट को जरूरत थी तो पब्लिक को ल्योर करने के लिए उन्होंने ये करा था कि आप ये बॉन्ड्स खरीद लो, इसको जब बेचोगे तो कैपिटल गेन हो तब भी उस पर टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से ही बाहर कर दिया। तो ये बॉन्ड्स अगर मान लीजिए मैंने 10 रुपए के खरीदे थे और मैंने 100 रुपए के बेच दिए ये बॉन्ड्स, तो 90 रुपीज का कैपिटल गेन तो हुआ, लेकिन इस पर कोई टैक्स नहीं लगा था। क्यों? क्योंकि दीज बॉन्ड्स वर नॉट अ कैपिटल एसेट, और जो कैपिटल एसेट नहीं है उस पर कभी कैपिटल गेन नहीं लग सकता। तो ये तीनों बॉन्ड्स को एक्सक्लूड कर दिया। चलिए सर, और उसके पहले हमने क्या किया था? उसके पहले हमने कुछ पढ़ा था? कुछ नहीं पढ़ा था, बताइए। चलिए आगे आ जाते हैं। आज बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे जिसका नाम है ट्रांसफर। ट्रांसफर की डेफिनेशन देखेंगे, जैसे जीएसटी में पढ़ा था ना, सेल, ट्रांसफर, ये वो, इस टाइप से। अब कैपिटल गेन्स हेड में ट्रांसफर कब माना जाएगा? व्हेन विल यू कंसिडर समथिंग टू बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो वो पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैंने फिर से बोल रहा हूं, स्टार्टिंग जब मैंने की थी तो कैपिटल गेन्स के लिए दो चीजें जरूरी हैं। पहली चीज क्या है? कैपिटल एसेट होना, और दूसरी चीज क्या है सर? ट्रांसफर होना कैपिटल एसेट का। तो ये हम डेफिनेशन कवर कर चुके हैं। नाउ वी हैव टू सी दिस डेफिनेशन। सो ओनली व्हेन अ पर्टिकुलर थिंग इज ट्रांसफर्ड और कंसिडर्ड टू बी ट्रांसफर्ड, कैपिटल गेन इज गोइंग टू अराइज। अगर ट्रांसफर ही कंसिडर नहीं किया जाएगा उस केस में कैपिटल गेन नहीं, ठीक है सर। आइए, तो इसे भी हमने दो पार्ट्स में ब्रेक करा, इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स। देखते हैं इंक्लूजन्स क्या है बॉस। अगेन ट्रांसफर को डिफाइन किया गया 247 में। ट्रांसफर इंक्लूड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। एक तो सर सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट। तो सबसे पहली बात, अगर मैंने कोई चीज सेल की है, जैसे मैंने प्रॉपर्टी है, लैंड पड़ा था मेरे पास, मैंने उसे सेल कर दिया, तो वो ट्रांसफर कहलाएगा ही कहलाएगा सर। ये तो बहुत बेसिक सी बात होगी, ठीक है। और किसे आप ट्रांसफर मानेंगे? एक्सचेंज अगर आपने किया है तो वो भी ट्रांसफर के उसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, उसे भी ट्रांसफर माना जाएगा। अब ये रेलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट क्या होता है? भाई एसेट हो गया डिस्ट्रॉय, आग लग गई एसेट में, तो उस केस में एक्चुअली ट्रांसफर होता है क्या एसेट? मतलब ट्रांसफर होता तो नहीं है, हम बेचते तो नहीं है, लेकिन क्या हम एसेट को यूज कर पाते हैं उसके बाद? नहीं कर पाते। तो रेलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट मतलब खत्म हो जाना एसेट का, और खत्म हो जाएगा तब भी उसे हम क्या मानेंगे? ट्रांसफर मानेंगे, ठीक है बॉस। तो आप समझिए इसका इम्प्लीकेशन क्या है। बिल्डिंग ओन कर रहा था मैं, आग लग गई बिल्डिंग में, तब भी वो ट्रांसफर माना जाएगा। तो 50 लाख की अगर बिल्डिंग खरीदी थी, रेलिंक्विश हो गई, खत्म हो गई, तो उस केस में सर अब गेन कैसे होगा? इसमें बात आ जाती है कि सर गेन कैसे होगा। गेन ऐसे होता है दोस्त कि मेरी बिल्डिंग थी 50 लाख रुपए की खरीदी थी, ठीक है,
वो हो गई खत्म। अब मैंने इसको करा रखा था इंश्योर, तो अब इंश्योरेंस कंपनी से मुझे पैसा मिला, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे 52 लाख रुपीस दे दी। अच्छा, बिल्डिंग खत्म हो चुकी है या नहीं हो चुकी? खत्म हो चुकी है सर, रेलिंक्विश हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्रांसफर कंसिडर कर लिया। अब ये मेरी एक तरह से सेल तो नहीं की मैंने, लेकिन ये कंसिडरेशन मिला ना मुझे, कंसिडरेशन मिला सर। और खरीदी कितने की थी सर? 50 लाख की। माइनस करिए, देखिए 2 लाख का गेन हो गया या नहीं हुआ? हो गया सर। तो ऐसे रेलिंक्विशमेंट के केस में भी कई बार गेन हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हर सिनेरियो में होता है। अच्छा, गेन, अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, इस पूरे एक्ट में कहीं भी लॉस वर्ड यूज नहीं किया गया, ठीक है, हर जगह इनकम ही लिखा है। लेकिन उन्होंने एक जगह लिख दिया है कि इनकम, जब जरूरत पड़ेगी इनकम को लॉस की तरह भी पढ़ लिया जाएगा। तो इनकम इंक्लूड्स बोथ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ऐसे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कहीं नहीं लिखा। तो उन्होंने लिख दिया है कि गेन के अंदर लॉस इंक्लूडेड है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर इसमें मान लीजिए मेरे को कुछ नहीं मिलता कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से 0 रुपीज मिला, तो क्या मुझे 50 लाख रुपए का लॉस नहीं हो जाता? हो जाता ना सर। तो क्या ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस नहीं कहलाएगा? कहलाएगा सर, ठीक है। इसका करेंगे क्या, वो बात अपन बाद में करेंगे, ठीक है। तो गेन इंक्लूड्स लॉस, इनकम इंक्लूड्स लॉस, ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। चलिए आगे आ जाते हैं। तो रेलिंक्विशमेंट का मतलब भी आपको समझ आ गया कि एसेट हो गया डिस्ट्रॉय, खत्म हो गया। अगला देखते हैं सर, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स देयर इन। एक्सटिंग्विश हो रहा है, एक्सटिंग्विश मतलब खत्म हो रहा है। क्या खत्म हो रहा है? राइट खत्म हो रहा है। तो मतलब अगर मेरा किसी प्रॉपर्टी में राइट था, तो अब वो राइट खत्म हो रहा है सर, तो इसे भी ट्रांसफर बोला जाएगा, ठीक है ना। अगर मेरा किसी प्रॉपर्टी को राइट टू यूज लिया था, मैंने उसे परचेज नहीं किया था, मैंने उसका राइट टू यूज ले लिया था, अब मैंने वो राइट टू यूज बेच दिया या सेल कर दिया या खत्म हो गया, तो उस केस में भी ट्रांसफर माना जाएगा, ठीक है। बहुत ही बड़ी डेफिनेशन है, ब्रॉड डेफिनेशन है। क्यों? क्योंकि हर चीज को इंक्लूड करना चाहा है, ठीक है ना। ट्रांसफर किसी भी तरह से हो, ट्रांसफर को इंक्लूड करना चाहा। अगला देखते हैं सर, कंपल्सरी एक्विजिशन देयर ऑफ। अब ये क्या चीज है कंपल्सरी एक्विजिशन? अब मैं बताता हूं आपको क्या होता है। आपने रेलवे ट्रैक्स देखे हैं सर? सभी ने देखे होंगे रेलवे ट्रैक्स। अब ये मुझे गवर्नमेंट को एक नया रेलवे ट्रैक बनाना था यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट को एक रेलवे ट्रैक बनाना था, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये रेलवे ट्रैक गवर्नमेंट ने बनाना स्टार्ट किया, एक नई लाइन स्टार्ट की थी, और यहाँ पर आ गया एक विलेज या फिर सिटी आ गई सर, ठीक है। अब पॉसिबल नहीं था गवर्नमेंट के लिए कि वो कहीं और से उस ट्रैक को ले जा पाए, तो इसलिए यहाँ पर इस सिटी के बीच में से ट्रैक को ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत जरूरी था। अब गवर्नमेंट क्या करती है, ये इंडिया की गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं जो कि उसे कॉन्स्टिट्यूशन से मिली हुई है, कि गवर्नमेंट अगर चाहे कल को, ठीक है, गवर्नमेंट अगर कल को चाहे तो किसी रीजन से, ऐसा ही कोई रीजन नहीं होगा बेकार सा, लेकिन कोई कॉन्क्रीट रीजन अगर हुआ, तो गवर्नमेंट आपका घर आपसे एक्वायर कर सकती है बिना आपकी परमिशन के। जी हाँ, गवर्नमेंट चाहे तो आपका घर आपसे एक्वायर कर सकती है बिना आपकी परमिशन के। आप बोलते रह जाओगे, चिल्लाते रह जाओगे कि नहीं देना, नहीं बेचना है, कुछ नहीं करना, वो ले जाएंगे घर आप, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के पास राइट है, लेकिन ऐसे ही नहीं कर सकती, बहुत ही एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस कुछ होते हैं तब होता है। तो इसे ये यहाँ पर विलेज वाले लोग ना मना कर रहे थे कि हमें अपना घर नहीं देना, हमें अपना घर नहीं देना, हमें अपना घर नहीं देना। गवर्नमेंट ने बोला चुपचाप दे दीजिए, नहीं तो कंपल्सरी एक्विजिशन कर लेंगे। कंपल्सरी एक्विजिशन मतलब जबरदस्ती आपसे ले लिया जाएगा। तो चुपचाप दे दीजिए, नहीं तो जबरदस्ती आपसे ले लिया जाएगा। तो क्या अब क्वेश्चन ये आ जाता है सर, ठीक है ले रहे हो तो समझ में आता है, लेकिन क्या कुछ पैसे भी देती है? जी सर बिल्कुल देती है, कॉम्पनसेट आपको जरूर करती है। और ज्यादातर ये रहता है कि जितने का वहां पर रेट चल रहा होता है, मार्केट रेट चल रहा होता है, उस मार्केट रेट पर वो कोशिश करते हैं देने की, ठीक है। अगर नहीं मिलता सही रेट, तो आप गवर्नमेंट मतलब कोर्ट में केस भी कर सकते हैं कि हमें फेयर कॉम्पनसेशन नहीं मिला। तो कई बार ऐसा भी होता है कि उस समय तो आपको एक घर था, उसके 50 लाख रुपए दे दिया, आपने कहा नहीं है तो 2 करोड़ का है, तो आपने गवर्नमेंट वो जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है या कंपनी है उसके अगेंस्ट केस कर दिया कोर्ट में। तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप लोग इन्हें कॉम्पनसेट करेंगे, फेयर कॉम्पनसेशन दें और 2 करोड़ रुपए दें।
तो कई बार कॉम्पनसेशन बढ़ के भी मिलता है। लेकिन ये सब पॉइंट नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि कंपलसरी एक्विजिशन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि कई बार ऐसा होता है, सिर्फ रेलवे के केस में नहीं, कई और केसेस होते हैं। कई और केसेस कैसे? अरे सर डैम बनना है। अब जैसे आपने देखा होगा इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर इंदौर के पास में दो डैम है एमपी में, बहुत बड़े बड़े डैम्स है। तो वहां पर मैंने उनका ऑडिट भी किया था। वो जो कंपनी है एनएचटीसी नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मैंने उनका ऑडिट किया था। तो उसके अंदर दो डैम आते हैं। तो वहां पर एक डिपार्टमेंट सिर्फ इसलिए था कि वो जब डैम बनता है तो बहुत सारे विलेजर्स के हाउसेस वहां पर होते हैं, तो वो उनको वहां से हटवाने ही पड़ते हैं, क्योंकि वहां पर रिस्क खड़ा हो जाता है कि अगर डैम का कभी पानी, अगर गेट्स उन्होंने खोल दिए तो वो हाउसेस वैसे ही बह के चले जाएंगे। तो वो कंपलसरी एक्विजिशन करते हैं उनका। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेलवेज के केस में होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट करती है, कुछ करना चाहती है तो उसमें कंपलसरी एक्विजिशन उनको करना पड़ता है। ठीक है ना बॉस? चलिए, अब जैसे एयरपोर्ट बनाया, आप सोचें किसी भी सिटी में, अब हर जगह ऐसा तो है नहीं कि एक बहुत बड़ी जगह खाली पड़ी हुई है गवर्नमेंट के पास। कई बार होता है कि थोड़ी सी जगह पड़ी हो, थोड़ी सी जगह आपको वहां से हटानी पड़ेगी, या अगर गवर्नमेंट उसको यूज में नहीं भी ले रही, एयरपोर्ट के पास वाली जगह आपको पता होगा कि वो वहां पर परमिशन ही नहीं देते किसी को घर बनाने की है इसकी, तो ऑलरेडी जिनके घर होते हैं उनको हटा दिया जाता है। तो अगर कंपलसरी एक्विजिशन भी हुआ है तो सब्सटेंस क्या है इसमें? सब्सटेंस कि आपका घर तो आपके यहाँ से चला गया ना, आपकी प्रॉपर्टी तो चली गई ना, कॉम्पनसेशन मिल गया आपको, तो ट्रांसफर नहीं बोलोगे क्या इसको? बिल्कुल बोलेंगे सर, चली तो गई ना, आपके पास तो नहीं है ना, तो ट्रांसफर हो गई और जितना पैसा मिलना था वो पैसा मिला। अच्छा, कॉम्पनसेशन से इसका कोई रिलेशन नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ। तो जरूरी नहीं है अगर सर कभी किसी को बोले कि सर इसका तो हमें कॉम्पनसेशन नहीं मिला, ये जीएसटी नहीं है कि सर नो कंसिडरेशन मतलब नहीं, सप्लाई नहीं है। ठीक है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ट्रांसफर मतलब कंपलसरी एक्विजिशन हुआ, अब नहीं भी पैसे मिले तो भी ट्रांसफर कंसिडर किया जाएगा, पैसे अगर नहीं भी मिले तो भी ट्रांसफर कंसिडर किया जाएगा। लॉस होगा या गेन होगा मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं तो ट्रांसफर की बात कर रहा हूं अभी आपसे। ठीक है, लॉस हो या गेन हो उसकी बात मैं नहीं कर रहा, हो सकता है लॉस हो सकता है गेन, जो भी हो। ठीक है, चलिए सर, ये 3 पॉइंट समझ आ गए। अच्छे से लंबा डिस्कशन करेंगे एक एक पॉइंट पे, ताकि आपको समझ आए। ठीक है, क्योंकि बाद में जब इन कॉन्सेप्ट के साथ आपको खेलना होगा, मतलब ये जो चीजें हैं बाद में फिर से टेकअप की जाएंगी, कुछ और इसके पॉइंट्स बताए जाएंगे, तब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो अगर मैं इसीलिए क्लासेस में आपको कम कम कवर करा रहा हूँ, हर क्लास में एक एक टॉपिक ही पिक करता हूँ कि उसको एक्सटेंसिवली समझ लो। अगर कोई डाउट आ रहा है उसी क्लास में पूछ लो आप। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज नेक्स्ट पॉइंट पे, सॉरी, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड टू कैपिटल एसेट। अरे बड़ा मजेदार पॉइंट है इसमें। देखो इसमें क्या होता है। अब सर, स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट होता है क्या? इज स्टॉक इन ट्रेड अ कैपिटल एसेट? नो, नहीं होता। लेकिन स्टॉक इन ट्रेड कभी कभी कैपिटल एसेट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सर अभी तो ऊपर पढ़ के आए हैं, अभी तो ऊपर पढ़ के आए कि स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट अ कैपिटल एसेट, एक्सक्लूड किया हुआ है। तो वो कैपिटल एसेट कैसे बन सकता है? यहाँ कहने का मतलब कुछ और है। देखो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा, 1 मिनट में समझ आ जाएगा। एक स्टोर है सर, ठीक है, किसका स्टोर है? सर एसी का। ठीक है, एसी का स्टोर, एसी मतलब एयर कंडीशनर। किस कंपनी के हैं एसी? मित्सुबिशी के एसी हैं सर। कंपनी का नाम सुना है, बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है, इस टाइप का सिंबल है इनका कुछ, इस टाइप का, याद नहीं है मेरे को। ठीक है ना, तो कुछ भी है जो भी है, तो मित्सुबिशी की कंपनी के एसी का एक स्टोर है। अब एक बात बताइए, आपके घर में या आपके ऑफिस में जो एसी लगा है वो स्टॉक इन ट्रेड है या कैपिटल एसेट है? सर कैपिटल एसेट है। ठीक है ना सर, आपके ऑफिस में जो एसी लगा है वो तो कैपिटल एसेट है। इनके यहाँ पर 50 एसी का स्टॉक रखा हुआ है। किसके यहाँ पर? मिस्टर ए के यहाँ पर। मिस्टर ए के यहाँ पर 50 एसीज का स्टॉक रखा हुआ है। तो वो क्या है इसके लिए?
मिस्टर ए के लिए क्या है? स्टॉक इन ट्रेड है, स्टॉक इन ट्रेड। अगर आप अपने ऑफिस का एसी बेचेंगे उस पर कैपिटल गेन लगेगा, यस। अगर ये अपने स्टोर के 50 एसी बेचेंगे मिस्टर ए, तो उन पर कैपिटल गेन लगेगा, नो, क्योंकि वो क्या है, वो कैपिटल एसेट ही नहीं है, वो तो स्टॉक इन ट्रेड है। अब मिस्टर ए ने पता है क्या किया? अब मिस्टर ए का स्टोर है, वहां पर गर्मी का सीजन आया, समर सीजन आया, तो मिस्टर ए को गर्मी लग रही थी, तो उन्होंने कहा यार एक काम करो, ये एसी जो पड़े हुए हैं हमारे पास स्टॉक में, 2 एसी हम अपने स्टोर में फिट कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो उन्होंने जो कंपनी से 50 एसी आए थे, उसमें से 2 एसी अपने स्टोर में लगा लिए और उसे यूज करने लग गए। अब एसी कितने बचे सर? 48। तो 48 तो स्टॉक इन ट्रेड है। ये जो 2 एसी थे ना बॉस, अब इनके लिए कैपिटल एसेट बन गए। कितने में खरीदे, क्या हुआ, उस बातों में नहीं जा रहा हूं, उस पर जा ही नहीं रहा हूं। मैं तो ये बोल रहा हूं कि वो 2 एसी अब दे आर नो मोर स्टॉक इन ट्रेड, दे आर नो मोर स्टॉक इन ट्रेड। व्हाई आर दे नॉट स्टॉक इन ट्रेड? बिकॉज दीज 2 एसीज आर नॉट फॉर सेल एनी मोर। वो इन्होंने अपने, एक तरह से उन्होंने खरीद नहीं लिए। अच्छा, कंपनी को तो 50 एसी के पैसे दिए ना बॉस, कंपनी को तो 50 एसी के पैसे दिए। अच्छा, अब बिकेंगे कितने आगे? 48। तो इन दो का क्या होगा? एक तरह से इन्होंने ही खरीद लिए ना, इन्होंने खरीद लिए। तो इन्होंने स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट करा लिया किसमें? कैपिटल एसेट। अब समझ में आया कि सिर्फ बोलने पे नहीं हो रहा, ये एक्चुअल में इनका कैपिटल एसेट अब ये बन गया है, अब ये बन गया है। तो ऐसा होता होगा क्या? बिल्कुल होता होगा सर, क्यों नहीं होता होगा। अब ये कहीं और से एसी खरीदने जाएगा क्या? इनके पास, इनको होलसेल रेट पर, डिस्ट्रीब्यूटर्स के रेट पर एसी मिल रहा है, वो कहीं और एसी खरीदने क्यों जाएंगे? ठीक है ना दोस्त। तो ऐसा होता है जब स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे भी ट्रांसफर बोलते हैं, उसे भी ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है। अब आइए दोस्त, तो अरे सर एक बात बताओ, ये तो ऊपर इंक्लूड नहीं हुआ था कि ये सारी चीजें अलग से क्यों बताई जा रही हैं? देखो, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट सेल में नहीं आता, एक्सचेंज में नहीं आता। किसी दिन राइट ही खत्म हो गया तो वो क्या बोलेगा आदमी, मेरा तो राइट खत्म हो गया था, मैंने सेल थोड़ी ना किया, ऐसे बच के निकल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अलग से डाल दिए। कंपलसरी एक्विजिशन, एक्चुअल में तो वो सेल ही है देखा जाए तो, क्योंकि आपने आपने अपनी मर्जी से नहीं तो क्या हुआ, बेचा तो ना, एंड में जाके बेचना पड़ गया एंड में जाके। तो यहां पर क्या हुआ सर, कंपलसरी एक्विजिशन को अलग से उसमें डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया। फिर लोग बोलते हैं ये स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में, दिस इज नॉट सेल, सेल नहीं है तो क्या हुआ, ट्रांसफर तो है। तो इनको अलग अलग से इंक्लूड करा गया डेफिनेशन। अगला देखेंगे सर, मेच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। तो जीरो कूपन बॉन्ड, जब 10 रुपए का बॉन्ड खरीदा और उसे 100 का जब वो मेच्योर हो गया तो 100 रुपीज मिल गए। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये सेल थोड़ी ना है, ये सेल थोड़ी ना है, ये तो मेच्योरिटी हो गई बॉन्ड की, बॉन्ड मेच्योर हो गया, ये तो रिडेम्पशन हो गया बॉन्ड का, राइट। तो ये चीजें जो है ना, इन्हें भी इंक्लूड कर लिया गया, क्योंकि उस पर भी कैपिटल गेन आएगा सर। एक तरह से 10 रुपए की चीज आपने 100 रुपए में मिल गया, आपको 10 रुपए जो आपने दिए थे उसके 100 रुपए मिल गए, तो आपको कैपिटल गेन नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ सर। ठीक है ना। अगला क्या है सर, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज गिवन एज कंसिडरेशन। अच्छा, इसमें क्या होता है, कई बार मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने लोन लिया बैंक से या फिर किसी से लोन लिया, और या फिर आप ये समझ लो, मैंने किसी एक से कोई ट्रांजेक्शन किया, मैंने उनसे बोला कि ये कार मुझे दे दो, मैं इसको, मेरी कार ले लो, नहीं नहीं, ऐसा करते हैं, लोन वाला ही कर लेते हैं। ठीक है, मैंने किसी को लोन ले दिया और मैंने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी। ठीक है, अब लोन में मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था कि 2 करोड़ का लोन लिया है तो 2 करोड़ रीपे कर दूंगा, मैं रीपे कर नहीं पाया, तो इसे पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोल दूं। मैंने क्या किया, 1 करोड़ तो रीपे कर दिए, बाकी के 1 करोड़ रीपे नहीं कर पाया, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट अपना पूरा किया क्या? नहीं किया। तो पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उस बंदे ने क्या किया जिससे मैंने लोन लिया था, उसने मेरी प्रॉपर्टी आधी तो मुझे वापस कर दी, आधी अपने पास ही रख ली, उसने कहा मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी रख रहा हूँ। तो इसे भी
इंक्लूड कर लिया गया ट्रांसफर की डेफिनेशन में। क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई? आप तो लॉजिकली बात करो सर, क्या प्रॉपर्टी चली गई मेरी? हाँ चली गई। क्यों? क्योंकि मैं उसको 1 करोड़ रुपए नहीं वापस कर पाया। ठीक है, तो पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में जब इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ कंसिडरेशन, क्योंकि मैंने 1 करोड़ नहीं दिया तो मैंने प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है, 1 करोड़ की जगह मैंने प्रॉपर्टी दे दी, तो क्या वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर मानी जाती है? बिल्कुल मानी जाती है। ठीक, सर्टेन अदर ट्रांजेक्शन विच गिव इफेक्ट ऑफ द अबव, तो इनसे मिलते जुलते कोई इनके नेचर के ट्रांजेक्शन्स भी ट्रांसफर में इंक्लूड कर लिए जाएंगे बॉस। तो यहां पर ये सारे जो हमने अभी पढ़े, ये सब चीजें ट्रांसफर की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाएंगी। चलिए, वेरी गुड। अब इसके आगे चलते हैं। तो इंक्लूजन सारे आ गए सर, सारे कवर हो गए इंक्लूजन। अब क्या बात करेंगे हम? अब हम बात करेंगे एक्सक्लूजन्स की। क्या क्या एक्सक्लूड कर दिया? एक्सक्लूजन्स का मतलब क्या है, सोच के देखो। एक्सक्लूजन्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? मतलब जो भी एक्सक्लूजन्स में आएगा उसे ट्रांसफर कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो होगा वो। अच्छा, एक्सक्लूजन्स में कौन सी चीजें आती हैं जो जनरली तो लग रहा है कि वो उस नेचर की हैं, जनरली तो लगता है वो उस नेचर की हैं, लेकिन उसे स्पेसिफिकली बाहर कर दिया गया, उसे स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया गया। ठीक है, तो आपको जनरली तो लगेगा हाँ यार ये है तो ट्रांसफर, लेकिन उसे ट्रांसफर की डेफिनेशन से अलग से एक्सक्लूड कर दिया गया। ठीक है, तो जो भी आप पढ़ने वाले हैं वो आपको मन में क्वेश्चन आएगा, अरे सर ट्रांसफर तो है ही है, ट्रांसफर तो है ये, तो इस केस में क्या करोगे? आपको लगेगा अरे सर ट्रांसफर है, ट्रांसफर है, ट्रांसफर है, लेकिन डेफिनेशन से स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया गया। अच्छा, एक एक रीजन पे बात करेंगे क्यों एक्सक्लूड किया गया। ठीक है, जब मैं रीजन आपको बताऊंगा तब आपको लगेगा हाँ सर दिस इज वेरी लॉजिकल, सही किया, इसको एक्सक्लूड करके सही किया। ठीक है, चलिए तो एक एक करके एक्सक्लूजन देखते हैं। सबसे पहला एक्सक्लूजन, अच्छा ये सेक्शन देख लेंगे हम। इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 47 द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन शैल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर। तो सेक्शन 47 बताता है हमें कि ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस आर नॉट ट्रांसफर, इन्हें ट्रांसफर कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ जी, सबसे पहला पॉइंट लिक्विडेशन। आपको पता है क्या है? लिक्विडेशन पता होगा क्या होता है। अब इंटरमीडिएट और एग्जीक्यूटिव लेवल पे आ गए, लिक्विडेशन तो पता है ना भैया, क्या बताएं लिक्विडेशन क्या होता है? लिक्विडेशन इज व्हेन कंपनी गेट्स लिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड मतलब जब कंपनी अपने बिजनेस को वाइंड ऑफ कर देती है, अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर देती है, तो वो लिक्विडेशन कहलाता है। वो जो प्रोसेस है वो लिक्विडेशन कहलाता है। तो उस केस में क्या हो रहा है, अगर कई आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं और वो कंपनी लिक्विडेट कर जाती है, ठीक है, तो देखिए जब ऐसा कोई सिनेरियो होता है तो जनरली उस केस में क्या होता है, वो कंपनी आपको जो जितने का आपका शेयर होता है उसकी फेस वैल्यू, वो प्राइस आपको वापस कर देती है, जो उसकी मार्केट प्राइस उस समय जो वैल्यूएशन होता है उस हिसाब से वो प्राइस वापस कर देती है। लेकिन कई बार मान लीजिए कंपनी के पास इतने पैसे ही नहीं है, कंपनी के पास इतने पैसे ही नहीं है, तो मान लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा सपोज करो रिलायंस कंपनी है। रिलायंस कंपनी है कौन सी वाली? मुकेश अंबानी वाली नहीं, अनिल अंबानी वाली, आरकॉम की बात कर, तो उसकी हालत खराब हो गई और मान लो कल को वो कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, तो आपके पास तो उसके बहुत सारे शेयर्स थे, ठीक है, आपके पास मान लो उसके 20% शेयर्स थे। अब आपने बोला मेरे वो पैसे दो, मेरे 50 करोड़ के शेयर हैं, आप मुझे 50 करोड़ रुपए दो। उसने कहा मेरे पास 50 करोड़ रुपए है ही नहीं। अगर 50 करोड़ रुपए होते तो कंपनी लिक्विडेट क्यों करता, चलाता रहता ना। तुमने कहा मुझे तो मेरे पैसे वापस चाहिए 50 करोड़ रुपए, तो अब वो कैसे मिलेंगे? उसने कहा एक काम करो, मेरा वो जो रिलायंस कम्युनिकेशन वाला प्लांट है उसकी भी वैल्यू लगभग लगभग 48 करोड़ टू 50 करोड़ की है, तो वो प्लांट आप रख लो।
वो प्लांट आप रख लो, 50 करोड़ के आपके शेयर्स है ना, तो वो प्लांट आप रख लो मुझसे। तो आपने कहा यार बात तो सही है, मेरे को भी कोई नुकसान नहीं है, और चलता फिरता प्लांट मिल जाएगा, मुझे क्या दिक्कत है, कल से मैं अपनी एक कंपनी चालू कर सकता हूँ उस प्लांट में, सारी मशीनरी लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ है, तो ये आपको भी लगा कि यार ये तो अच्छी डील है, मुझे भी फायदा हो सकता है। कई बार आपको अच्छी लगती है डील, कई बार आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता, अब मिल रहा है, जो मिल रहा है वो ले लो, उस समय तो ऐसा होता है जो मिल रहा है वो ले लो, क्योंकि थोड़े दिनों बाद शायद ये भी ना मिले। तो जब ऐसा कोई सिनेरियो होता है, जब ऐसा कोई सिनेरियो होता है, तो इसको एक नजर से देखा जाए, एक नजर से देखा जाए, तो आपने कंपनी के शेयर्स, अच्छा जी, यहाँ दो चीजें जरूरी हैं, एक बार आपने कभी परचेज किया होगा, एक बार आप सेल कर रहे होंगे, तो आपने कभी ना कभी कंपनी के शेयर्स परचेज किए थे, और अब आपको एक तरह से आप वो शेयर्स बेच ही तो रहे हो, और आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है, पूरा प्लांट एंड मशीनरी मिल रही है। ठीक है सर, तो शेयर्स आपने खरीदे थे, और आपने उसे जब सेल कर दिया तो प्लांट एंड मशीनरी आपको मिल गई। तो ये सेल ऑफ शेयर्स हो गया, ट्रांसफर हो गए, शेयर्स खत्म हो गए या नहीं हो गए, अब हमारे पास से शेयर्स जा चुके हैं सर, शेयर्स जा चुके हैं, शेयर्स जो एक कभी हमारे पास हुआ करते थे वो जा चुके हैं, कुछ और मिल गया, इसकी जगह 50 करोड़ रुपए के शेयर थे, 48 करोड़ या 52 करोड़ का प्लांट मशीनरी मिल गया, या फिर कैश मिल जाता, तो बात तो एक ही होती ना सर, ये मिला या ये मिला, कुछ ना कुछ तो मिल गया, शेयर्स तो चले गए ना सर, शेयर्स तो खत्म हो गए, तो ट्रांसफर कहलाएगा या नहीं कहलाएगा दोस्त, कहलाएगा। नॉर्मली जो हमने ऊपर पढ़ा, किस कैटेगरी में आएगा ये, रिलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट की कैटेगरी में आ सकता है, और एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट की कैटेगरी में आ सकता है, दोनों ही कैटेगरी में आ सकता है। लेकिन लेकिन वैसे तो ये वैसे तो ये ट्रांजैक्शन जो हुआ वो ट्रांसफर की डेफिनेशन से एकदम क्वालिफाई कर रहा है उस डेफिनेशन को, लेकिन दिस विल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर। क्यों सर, मना कर दिया सर, मना कर दिया सर, एक्सक्लूजन्स में ले आए इसको। सर कोई तो रीजन होगा, कुछ तो रीजन होगा, ऐसे कैसे मना कर दिया, ये तो साफ साफ ट्रांसफर दिख रहा है। अब ऐसा ही है, मैं क्या करूं, लॉ ऐसा ही बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। अभी दो तीन पॉइंट्स रुक जाओ, फिर आपको रीजन दूंगा, फिर आपको रीजन दूंगा, ठीक है ना, समझोगे 1 मिनट में, ऐसे ऐसे समझ आ जाएगी ऐसे। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ बस, अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स हो रहा है इन काइंड, इन काइंड क्यों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स को इन काइंड बोलते हैं ना, या तो कैश में पैसे दे देते हमें 50 करोड़ रुपए, तो कैश में तो दिया नहीं, इन काइंड दिया, एसेट दिए, ठीक है बॉस, तो ये हो गया। बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स, कब, कब, सिर्फ लिक्विडेशन, सिर्फ, तो लिक्विडेशन पर अगर मुझे एसेट मिल रहा है, दोस्त ध्यान रखना, अगर कैश मिल जाए ना तो वो केस यहाँ पे कवर नहीं होगा बॉस, ठीक है, उसे ट्रांसफर माना जाएगा। तो जो कंडीशन बता रहा हूं ना उसको ध्यान से समझना, लिक्विडेशन प्लस एसेट्स मिलना जरूरी है, दैट इज नो कैश पेमेंट। अगर कैश पेमेंट हो जाता तो ट्रांसफर मान दिया जाता। सर ऐसे क्या करा, ये क्या मतलब होता है, मिले तो एसेट तो ट्रांसफर नहीं मानोगे, कैश मिला तो ट्रांसफर मानोगे, अभी 5 मिनट बाद सब समझ में आने लगेगा, 5 मिनट बाद सब समझ आने लगेगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। सर अभी बता दो, ऐसे थोड़ा ना होता है, थोड़ा तो जिज्ञासा उत्पन्न करो अपने अंदर, क्यूरियोसिटी। टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, अच्छा कोई सोच के बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं कर रहे हैं इनको ट्रांसफर, क्यों नहीं मान रहे ट्रांसफर इनको? चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ अ एचयूएफ, टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ अ एचयूएफ, अब मतलब ये क्या होता है, एचयूएफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा है दोस्त हमने, एचयूएफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि एचयूएफ में ना जॉइंट फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली होती है, तो मान लो उस फैमिली की क्या क्या प्रॉपर्टी है, 3 हाउसेज हैं, 4
स्टोर्स हैं, 5 फैक्ट्री हैं, ठीक है। इतनी बड़ी फैमिली है, ठीक है। उसमें मेन है एक ग्रैंडफादर, दादाजी, उनके 2 बेटे, सन, 1 डॉटर, इन सन्स के 1 डॉटर, 1 सन, इनके भी 1 डॉटर, 1 सन, ठीक है। अब लेट अस सपोज ये वैसे तो जॉइंट फैमिली थी, अब लेकिन इस जॉइंट फैमिली का हो गया, क्या हो गया सर, पार्टीशन हो गया। जॉइंट फैमिली का हो गया पार्टीशन, मतलब ये फैमिली टूट गई। अब एक सन अलग रहता है, एक सन अलग रहता है, और डॉटर तो अलग रहती है। डॉटर मान लेते हैं मैरिड नहीं थी, ठीक है ना, डॉटर 1 मिनट को ले लेते हैं, मैरिड नहीं थी, तो सब साथ रहते थे, और ना ही डॉटर के कोई सन और डॉटर। तो अब ये सन अलग हो गया, इनका ये सन अलग हो गया, और एक डॉटर अलग हो गई, ठीक है। तीनों अलग अलग हो गए बॉस। अब सबको क्या करा, अब पार्टीशन हुआ है तो ये एसेट्स भी डिवाइड होंगे। तो इस वाले सन को ए है, ये बी है, और ये सी है। तो ए को 1 हाउस दे दिया, 1 हाउस ए को दे दिया, 1 हाउस बी को दे दिया, 1 हाउस सी को दे दिया। 2 स्टोर ए को दे दिया, 1 फैक्ट्री ए को दे दी, 1 स्टोर यहां दे दिया, 1 स्टोर यहां दे दिया, 2 फैक्ट्री यहां दे दी, और 3 फैक्ट्री यहां दे दी। ऐसे करके एसेट्स डिवाइड कर दिए। तो ट्रांसफर हो गया या नहीं हो गया, ये सारे एसेट्स पहले एचयूएफ की प्रॉपर्टी थी, अब ये किसकी प्रॉपर्टी बन गए, अब ये ए की बन गए, ये एसेट्स बी की बन गए, और ये एसेट्स सी की बन गए। तो ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ एसेट्स का, 100% हुआ सर। लेकिन इन्होंने क्या किया सर, इन्होंने बोल दिया चाहे टोटल पार्टीशन हो चाहे पार्शियल पार्टीशन। पार्शियल पार्टीशन मतलब एक सन, 2 सन थे, पूरा एचयूएफ था, तो बस एक सन अलग हो गया, बाकी सब इंटैक्ट है, ठीक है। एक सन अलग हो गया, बाकी सन और डॉटर और पेरेंट सब साथ में रहते। तो टोटल हो या पार्शियल पार्टीशन हो एचयूएफ का, अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कैपिटल एसेट्स का, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है सर, ट्रांसफर नहीं मानते। अरे सर मजा नहीं आ रहा, क्यों नहीं मानते ट्रांसफर, मान लेना चाहिए ना। नहीं मानते सर, चलिए ठीक है, आप कह रहे हो तो नहीं मानते, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं मानते। अगला, अगर मैंने किसी को कोई गिफ्ट किया, मैंने किसी को कुछ गिफ्ट कर दिया, आपके फादर ने आपके बर्थडे पर आपको 1 लाख रुपए कैश दे दिया, बोला कि बेटा ये घर है ना अपना, वो जो लोनावला में रिसोर्ट है, वो मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, वो प्रॉपर्टी भी आपके नाम करके ट्रांसफर कर दिया, गिफ्ट दे दिया आपके 28th बर्थडे पर। अभी आया है क्या, अभी तो नहीं है सर, अभी तो बहुत दूर है, तो तब तक कर देंगे गिफ्ट, ठीक है ना। 28th बर्थडे पर गिफ्ट कर दिया, ये 1 लाख रुपए कैश ले लो बेटा, और ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, रिसोर्ट ट्रांसफर कर दिया, लो बेटा। तो क्या ये प्रॉपर्टी पहले फादर के नाम पे थी, ये दोनों चीजें, दोनों कैपिटल एसेट है एक तरह से, हाँ। तो अब ये ट्रांसफर हो गई सन के नाम पे या डॉटर के नाम पे। ये ट्रांजैक्शन को आप ट्रांसफर बोलोगे या नहीं बोलोगे, पैसे तो नहीं आए वो बात अलग है, पैसे से मतलब भी नहीं, बात है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट हो गया या नहीं हो गया, उनका राइट खत्म हो गया, आपका राइट चालू हो गया, ठीक है। तो ये सब साफ 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 दिख रहा है सर, ये ट्रांसफर है। यहाँ सर मना कर दिया, एक्सक्लूजन में आ गया, यहाँ मना कर दिया साहब। किसी की फैमिली में, किसी की फैमिली में एक किसी की ग्रैंडफादर या इनकी किसी की डेथ हो गई, तो उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, तो उन्होंने अपनी विल लिखी, और विल में सारी प्रॉपर्टी अपने 2 सन्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है। एक घर से मिल गया, एक घर से मिल गया, एक घर से, एक घर से, एक स्टोर से, एक स्टोर से, ऐसे करके उन्होंने प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर दी। पहले किसके नाम पर थी, ग्रैंडफादर के नाम पर, अब किसके नाम पर आ गई, उनके दोनों बेटों के नाम पर आ गई, सन्स के नाम पर, ठीक है।
तो क्या इनके नाम से इनके नाम पे ट्रांसफर हो गई प्रॉपर्टी? हाँ। इनका राइट खत्म हो गया, इनका राइट चालू हो गया। बेचते हो तब भी तो यही होता है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कोई प्रॉपर्टी बेच दी, तब भी तो यही होता है बॉस। तो यहां भी यही हो रहा है, यहां भी यही हो रहा है। तो इसे भी सर, ये तो साफ साफ ट्रांसफर है, लेकिन इन्होंने इसे भी एक्सक्लूजन्स में डाल दी। अब ये आ गया इर्रिवोकेबल ट्रस्ट और एन इर्रिवोकेबल ट्रस्ट। एक कई बार क्या होता है, जैसे किसी की कईयों लोगों की फैमिलीज नहीं होती, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ग्रैंडफादर हैं, उनके बेटे हैं और उनके भी बेटे हैं, ग्रैंडसन हैं। तो इनके जो बीच वाली जनरेशन है वो उसमें सबकी डेथ हो जाती है, या कोई रहता नहीं है, या चले जाते हैं, वट एवर रीजन, पार्ट फैमिली से इधर उधर हो जाते हैं। तो अब ग्रैंडफादर को पता है कि भाई मैं थोड़े टाइम में चला जाऊंगा, और उनका जो ग्रैंडसन है वो बहुत छोटा है, ठीक है, वो बहुत छोटा है। तो अब वो क्या करते हैं, अब वो कहते हैं कि मेरे जाने के बाद इसका ध्यान कौन रखेगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो एक ट्रस्ट बना देते हैं, और इस ट्रस्ट में वो बोलते हैं कि इस ट्रस्ट का ध्यान कोई और रखेगा, मिस्टर ए रख देंगे, लेकिन इस ट्रस्ट का पैसा जो है वो पूरा का पूरा पैसा इसकी देखभाल में खर्च होगा, ठीक है। तो आपके नाम का एक ट्रस्ट बना के कोई चला गया, तो अब क्या है, वो पैसा सेफ हो जाता है, कोई उसको मिसयूज नहीं कर सकता उस पैसे। तो ऐसा ही एक तरीका होता है, ये इर्रिवोकेबल ट्रस्ट होता है, ठीक है। इर्रिवोकेबल मतलब आप कभी जिंदगी में उसे रिवोक नहीं कर सकते, वापस नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये भी ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ? हाँ नहीं सर, ये भी ट्रांसफर हुआ, इसे भी ट्रांसफर नहीं माना। सर अब तो बता ही दो, अब तो बात गले से उतर नहीं रही है। दोस्त आइए अब समझते हैं थोड़ा, क्या बात कहना हम चाह रहे हैं आपसे और क्या आप समझेंगे, ठीक है। नए कलर से समझने की कोशिश करते हैं। नया कलर कौन सा है? ये तो ब्लैक है, बताइए। चलो ब्लैक से ही समझ लेते हैं। नॉर्मली ट्रांजैक्शन की बात करते हैं सर, ठीक है, नॉर्मल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, इन पर बाद में आएंगे। मिस्टर ए के पास थी एक बहुत शानदार बिल्डिंग, ठीक है। कितने की खरीदी सर? 50 लाख की खरीदी, 50 लाख की। उन्होंने वो बिल्डिंग बेच दी मिस्टर बी को। कितने की बेच दी सर? सर पूरे पूरे 70 लाख रुपए की बिल्डिंग बेच दी। तो ये आगे की बात है, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ। कैपिटल गेन किससे हुआ, मिस्टर बी या मिस्टर ए? मिस्टर बी मत बोल देना, ठीक है। मिस्टर ए को कैपिटल गेन हुआ सर, 50 के 70 मिल गए। तो कितना कैपिटल गेन हुआ? कैपिटल गेन निकालते कैसे दोस्त, देखो, कैपिटल गेन 70 लाख क्या था आपका, सेल प्रोसीड्स थी, और परचेज कितने का किया था, 50 लाख रुपीज का। तो दोनों में डिफरेंस कितना आ गया, 20 लाख रुपीज। दिस इज योर कैपिटल गेन, इतने का गेन हुआ। इस पे लग जाता है सर टैक्स, लेटेस्ट से 20% टैक्स है। लेटेस्ट से एग्जाम्पल के लिए बात कर रहे हैं, अभी अंदर नहीं जाएंगे, रेट्स में मत जाना, बहुत ही सिंपल। तो अब इस 20 लाख रुपए पे 20% टैक्स कितना हो जाएगा, 20 लाख इंटू 20% कितना हो गया सर, 4 लाख रुपए टैक्स हो गया। तो जब ये बेचेंगे तो उस साल इनको 4 लाख रुपए टैक्स डिपॉजिट कराना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है इन्होंने 5 साल बाद बेची, 5 साल बाद लॉन्ग टर्म गेन होगा या शॉर्ट टर्म गेन होगा? लॉन्ग टर्म, ये देखो सॉरी, इसे यहां से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। मिस्टर ए को कोई दिक्कत आएगी? मिस्टर ए को ये टैक्स देने में कोई दिक्कत आएगी? सर क्या दिक्कत आएगी, अभी अभी तो 70 लाख रुपए मिले कैश, कैश में मिले 70 लाख रुपए। मतलब एक प्रॉपर्टी 50 लाख की रखी थी, 70 लाख में बिक गई 5 साल बाद। मस्त काम। क्या करेगा मिस्टर ए, 70 लाख रुपए मिले, उसमें से 4 लाख रुपए तो टैक्स डिपॉजिट कर देगा, बाकी का 66 लाख रुपीज बचेगा। उसे घर ले जाएगा, ब्रीफकेस में डालेगा, बंद करेगा लॉकर में और सो जाएगा आराम से, ठीक है, मस्त एकदम, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है? अच्छा, मेरा पॉइंट क्या है आपसे, मैं फालतू की कहानी क्यों सुना रहा हूँ आपको? मैं इसलिए सुना रहा हूँ, उसको 4 लाख रुपए टैक्स देने में कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं है। इस अमाउंट को थोड़ा और बढ़ाते हैं दोस्त,
आपको फिर चीजें समझ आई। 50 लाख की ही बिल्डिंग थी, ठीक है। अब ये बिल्डिंग किसकी हो गई? मिस्टर बी की हो गई। कितने में बेची सर? 5 करोड़ रुपए में। कितने साल? 20 साल बाद 5 करोड़ रुपए में बेची। कैपिटल गेन निकालेंगे सर। 5 CR - 50 लाख कितना आ गया? 4.5 CR, 4.5 करोड़। 20% से एक बार एग्जाम्पल से टैक्स लगा दो सर। 4.5 करोड़ इंटू 20% कितना हो गया? कितना हो गया सर? 90 लाख रुपीज का टैक्स आ जाएगा। 90 लाख रुपए का टैक्स। तो सर कोई दिक्कत नहीं है, 5 करोड़ रुपए भी तो आए हैं कैश में। 5 करोड़ रुपए कैश में आए हैं सर। 90 लाख रुपए का टैक्स दे भी दिया तो क्या हो गया? 4 करोड़ 10 लाख रुपए तो बचे हुए हैं। वो घर ले जाएंगे, आराम से सोएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको? वापस आते हैं। कंपनी के 50 करोड़ रुपए के शेयर्स थे सर। कंपनी के शेयर्स थे कितने के? 50 करोड़ रुपए के। ध्यान से सुनना मेरी बात। कंपनी कौन सी थी? आरकॉम। कंपनी हो गई लिक्विडेट। मैंने बोला 50 करोड़ रुपए पेमेंट करो, मेरा 50 करोड़ रुपए के शेयर्स है मेरे। उन्होंने बोला जीरो कैश है हमारे पास। मैंने कहा फिर क्या करोगे? बोले कि एसेट दे देते हैं आपको, 60 करोड़ रुपीस का एक प्लांट है, प्लांट एंड मशीनरी है, वो ले लो। मैंने कहा जो मिल रहा है वो रख लेते हैं। चुपचाप से मैंने उसको ट्रांजेक्शन को ओके कर दिया। 50 करोड़ के मुझे क्या मिल गया सर? 50 करोड़ का की जगह मुझे 60 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी मिल गई। गेन निकालना जरा, कैपिटल गेन। 50 करोड़ का खरीदा था सर, 10 करोड़ का कैपिटल गेन आ गया। टैक्स निकालना बॉस, 1 मिनट एग्जाम्पल लेते हैं। 20% टैक्स है, कितना हो जाएगा दोस्त? 20% कितना हो गया 10 करोड़ का? 2 करोड़ रुपए। गवर्नमेंट बोल रही है 2 करोड़ रुपए टैक्स का इसी साल पेमेंट कर दो। अब देखना मुझे दिक्कत कहाँ आएगी। अब देखना मुझे दिक्कत कहाँ आएगी। मुझे इन 50 करोड़ के एसेट के बदले हार्ड कैश नहीं मिला। मुझे क्या मिला है? प्लांट एंड मशीनरी। माना कि 50 करोड़ की जगह 60 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी मिल गई, लेकिन क्या वो लिक्विड फॉर्म में है? लिक्विड से मतलब है क्या वो कैश के फॉर्म में है? क्या पैसा मिल गया मुझे? सर एसेट तो मिल गया ना, बात सही है दोस्त, लेकिन क्या मेरे पास 2 करोड़ रुपए कैश पड़ा हुआ है जो मैं पेमेंट कर दूं इनकम टैक्स का? मेरे पास पैसे नहीं है। मतलब अगर मुझे कैश मिला होता तो उस कैश में से मैं 2 करोड़ रुपए हाल के हाल पेमेंट कर देता टैक्स का, मैं मना नहीं करता। लेकिन आप मेरी मजबूरी देखिए, ये 60 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी जरूर है, 10 करोड़ रुपए बढ़ के जरूर मिले हैं, लेकिन अभी एनकैश नहीं हुए। एनकैश तब होंगे जब ये प्लांट एंड मशीनरी मैं बेच दूंगा, तब 60 करोड़ रुपीस हाथ में आएंगे मेरे। अभी है क्या हाथ में? तो 2 करोड़ का पेमेंट कहां से कर दूं? होने भी तो चाहिए। तो क्या ये एक सही लॉजिक है कि अभी मिल थोड़े ना गए 60 करोड़ रुपए?
तभी ध्यान से देखो दोस्त, क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट इन काइंड। जब एसेट मिलते हैं शेयर्स के बदले, अगर कैश मिल रहा होता तो उसी समय टैक्स रखवा लेते आपसे, कोई एक्सक्यूज काम नहीं करता यहाँ पे। लेकिन यहाँ तो एक बहुत अच्छा एक्सक्यूज मिल गया कि पैसे कहां से दे दूं, माना प्रॉपर्टी मिल गई, तो प्रॉपर्टी तो वहां रखी हुई है ना, बेची थोड़ी ना है अभी, ना उससे कोई इनकम आ रही है, और इनकम आ भी रही हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हार्ड कैश थोड़ी ना है मेरे पास, क्योंकि टैक्स तो जमा कराना है ना 2 करोड़ रुपए का, कैसे कराऊंगा। तो इसीलिए इसीलिए इसको ट्रांसफर ही कंसिडर नहीं किया गया। तो क्या गवर्नमेंट सर टैक्स छोड़ देगी? नहीं दोस्त, टैक्स नहीं छोड़ेगी। अल्टीमेटली आप इस प्रॉपर्टी को सेल कर ही दोगे। जब आप सेल करोगे ना, तब वो आपसे टैक्स रखवा लेगी, तब वो आपसे टैक्स, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इसे ट्रांसफर कंसिडर नहीं किया गया। लेकिन क्या टैक्स छोड़ देंगे? अरे कैसी बात कर रहे हैं। अब लॉजिक समझ में आया? आइए दूसरा एग्जांपल जो हमने बात की थी कि ये एचयूएफ है, इसके बहुत सारे एसेट्स थे, इसने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अपने सन्स में और अपनी डॉटर्स। मिस्टर ए को एक हाउस मिल गया, मिस्टर ए को 2 स्टोर मिल गए, मिस्टर ए को एक फैक्ट्री मिल गए। ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर हो गया सर, लेकिन क्या कैश मिला कुछ? अभी इन्हीं में सोचो, मैं इनसे बोलूं कि आप लोग टैक्स जमा करा दो, आप लोग टैक्स जमा करा दो। अरे काहे का टैक्स जमा करा भैया, प्रॉपर्टी मिली है, पैसे थोड़े ना मिले हैं। टैक्स तो पैसे में ही मांग रहे हो ना, या टैक्स प्रॉपर्टी में मांग रहे हो। तो ऐसा बोला जाता है डिपार्टमेंट से, अभी जल्दी क्या है, जब ये बेचें तब ले लेना टैक्स। अभी एक और चीज देखो, यहां पर देखो, तीसरे केस में आ जाते हैं। एक और केस लेते हैं। मिस्टर ए के पास 2 हाउसेस थे, मिस्टर ए की डेथ हो गई। मिस्टर ए ने अपनी विल में लिखा था कि मेरे सन को दोनों के दोनों हाउसेस मिल जाएंगे। क्या ये ट्रांसफर है? नॉर्मल लैंग्वेज में अभी तक जितना पढ़ा था उसके हिसाब से सर ट्रांसफर तो है। आप कह रहे हैं, सन से बोल रहे हैं ये जो 2 हाउसेस मिले हैं उस पर टैक्स भरो, टैक्स पे करो भाई। सन कह रहा है मैं अभी कहां से दे दूं? माना कि आपको ने हाउस ट्रांसफर कर दिया, लेकिन हाउस मैंने बेच थोड़े ना दिए, पैसे थोड़े ना आए मेरे पास, एसेट तो आ गया, पैसे थोड़े ना आए। तो अभी कहां से टैक्स भर दूं मैं, कहां से टैक्स भर दूं? तो इसीलिए बोल दिया इसे ट्रांसफर नहीं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये ट्रांसफर सन पैसे क्यों भरेगा? दोस्त देखो, मिस्टर ए ने ये प्लॉट कितने का खरीदा था? 10 लाख रुपए का। जब मिस्टर ए ने मिस्टर की डेथ हुई और ये सन के पास गए, तो ये प्लॉट की कीमत थी 50 लाख रुपए। तो एक तरह से 40 लाख का कैपिटल गेन हो गया, ठीक है। ये आगे की बात बता रहा हूं, अभी क्लैरिटी आ जाएगी आपको इस। अच्छा, सन को ट्रांसफर करा तब ये 50 लाख रुपए का था। अब सन ने अपने पास रख लिया 40 लाख रुपए का, एक तरह से कैपिटल गेन अभी अराइज तो हो गया, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफर अभी तो हमने मना कर दिया, लेकिन अगर ट्रांसफर माने तो यार कैपिटल गेन तो अराइज हो गया। लेकिन ए की डेथ हो चुकी है, तो अब इनके कैपिटल गेन कौन भरेगा? इनका बेटा भरेगा। लीगल एयर भरता है अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है तो। लीगल एयर के पास लाइबिलिटी आ जाएगी इनके पैसे भरने की, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेटा बोलेगा कि भाई साहब अभी कहां से दे दूं 40 लाख रुपए, अभी फादर की डेथ हुई है, और ये माना कि इसकी घर की कीमत 50 लाख रुपए, लेकिन मैंने अभी बेच थोड़े ना दिया। अब आप इस पे कह रहे हो 40 लाख रुपए पे 8 लाख रुपए टैक्स दे दो, मैं कहां से दे दूंगा? ना मैं कोई बिजनेस है, ना मैं कुछ कर रहा हूं। तो डिपार्टमेंट बोलता है चलो ठीक है, अभी हम इसे ट्रांसफर नहीं मान रहे, लेकिन आगे कभी अगर सेल करोगे तब ट्रांसफर मानेंगे और टैक्स कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है सर, कोई दिक्कत, तब ले लेना टैक्स। तो इसीलिए इसीलिए इन सारी जितनी भी हम एक्सक्लूजन्स देखेंगे उन सब में कॉमनैलिटी यही होगी कि एसेट तो ट्रांसफर हो गया, लेकिन इमीडिएट फायदा नहीं मिला अभी कुछ एसेट के ट्रांसफर। कैश मिल जाता ना तो टैक्स रखवा लेते, कैश नहीं मिला सर,
ये ऐसा ट्रांसफर है जहां पर ट्रांसफर तो हो रहा है लेकिन कुछ कैश हाथ में नहीं आ रहा, हार्ड कैश अमाउंट नहीं आ रहा, सो दैट वी कैन पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। राइट बॉस? तो ये रीजन है इन सारे एक्सक्लूजन्स का। ठीक है, हाँ जी। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। यहाँ हम देखेंगे ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स होल्डली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी कंपनी। तो जब होल्डिंग कंपनी अपनी इंडियन सब्सिडरी, अच्छा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या क्या है, होल्ली ओन्ड होना चाहिए सर और इंडियन होना चाहिए। ठीक है, तभी मिलेगा। अगर सब्सिडरी कंपनी बाहर है तो फिर हमारा डिपार्टमेंट वेट नहीं करेगा, उसी समय टैक्स रखवा लेगा। मतलब होल्डिंग कंपनी अगर अपनी सब्सिडरी कंपनी को बाहर जो सब्सिडरी कंपनी है उसे कोई एसेट ट्रांसफर करती है तो उसे ट्रांसफर मानेंगे। लेकिन होल्ली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी कंपनी को अगर कोई एसेट ट्रांसफर कर रही है तो उस केस में ट्रांसफर नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये कंपनी भी इंडिया में है बॉस। तो जब चाहे तब जब ये आगे सेल करेगी तब इससे पैसे रखवा लेंगे। अब फिर वही बात हो गई कि सर इसे ट्रांसफर में क्यों लाया। अब बॉस आप एक बार बताइए मुझे, कंपनी ए है या फिर इसे एच नाम दे देते हैं, कंपनी एच है, होल्डिंग कंपनी है ये, इसकी होल्ली ओन 100% ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है, कंपनी एस लिमिटेड, ये है एच लिमिटेड। अब इसने इसे कोई एसेट ट्रांसफर किया, एक प्लांट इन्होंने इसे ट्रांसफर किया, तो क्या इससे कोई पैसे लेंगे? इस कंपनी से कोई इसे पेमेंट करेगा? बिल्कुल नहीं सर, होली ओन सब्सिडरी है, इससे पेमेंट क्यों लेंगे? तो उस केस में इसे ट्रांसफर नहीं मानते, क्योंकि फिर वही बात आ जाएगी, अगर आपने इसे ट्रांसफर मान दिया तो इससे बोलेंगे कि भाई टैक्स जमा कराओ। अब जब इसको इसके पैसे ही नहीं मिले तो टैक्स क्या जमा कराएगा? ठीक है, तो सारे उसी नेचर के ट्रांजेक्शन्स हैं जो हमने बात की थी। हेलो सर, अमाउंट एक मिनट अभी फोन पे मत कीजिए, अमाउंट एक बार कम करके देखिए थोड़ा या तो। अच्छा, तो मैं अभी आपको, हाँ कल देख लेते हैं, कल देख। ठीक है। नहीं सर, अभी नहीं जमा कराया, मैं करा देता हूँ उसे, करवा देता हूँ, करवा देता हूँ। नहीं नहीं, मैं करवा देता हूँ। हो जाता है सर, कई बार इशू आ जाता है कुछ, उसमें सर्वर में प्रॉब्लम होगी कुछ। हाँ ठीक है। मैं आपको अभी कंफर्म करता हूँ उसका बैंक अकाउंट, एक बार चेक करके आपको बताता हूँ। ठीक है ना? हाँ। ओके। सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल बाय अ सब्सिडरी कंपनी टू इट्स 100% इंडियन होल्डिंग कंपनी। तो यहाँ पर भी बॉस वही बात आ गई। अच्छा, इसमें यहाँ पर कंडीशन क्या डाल दी थी? इंडियन होना चाहिए। ऐसा क्यों बोला? अगर सर फॉरेन होगी, फॉरेन सब्सिडरी कंपनी होगी, तो वो एसेट इंडिया के बाहर जा रहा है, तो अब ये कब बिकेगा? अब ये कब बिकेगा ये एसेट हमें नहीं पता। और जब ये फॉरेन कंपनी से एसेट को बेचेगी तब हम इससे पैसे नहीं ले पाएंगे। ठीक है, हम इससे टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये फिर इंडिया की ज्यूरिसडिक्शन से ही बाहर चला जाएगा। तो अगर ऐसा फॉरेन सब्सिडरी कंपनी है तो उस केस में ट्रांसफर मान लेंगे और टैक्स उसी समय रखवा लेंगे, क्योंकि जहां इनको लगता है कि अब पैसे नहीं मिलने, टैक्स नहीं मिलना, ये उसी समय पैसे रखवा लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इंडियन सब्सिडरी कंपनी है तो कहाँ जाओगे भाई बच के? हो तो इंडिया में ही ना। तो कल को जब ये एसेट बेचोगे तब हम तब टैक्स ले लेंगे। ठीक है सर, अब बात करते हैं। हाँ, इसका रिवर्स सिनेरियो ले लिया। रिवर्स सिनेरियो में क्या करा? उन्होंने बोला सब्सिडरी कंपनी एच लिमिटेड, एच लिमिटेड को कोई ट्रांसफर कर रही है, एच लिमिटेड, और ये एस लिमिटेड इसकी 100% होली ओन्ड सब्सिडरी है, और एच लिमिटेड इंडियन है, अगर इंडियन कंपनी है तो उस केस में ट्रांसफर नहीं माने। लेकिन वही अगर एस लिमिटेड इंडिया से अपनी बाहर कोई क्या बोलते हैं होल्डिंग कंपनी को पैसे ट्रांसफर करेगी अगर, तो उस केस में ट्रांसफर मान लेंगे, टैक्स रखवा लेंगे। ठीक है दोस्त,
क्लियर है? ये हो गया। अब नेक्स्ट, इसमें 100% इंडियन होल्डिंग कंपनी होल्डिंग। अब नेक्स्ट क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय अमलगमेटिंग कंपनी टू अमलगमेटेड कंपनी। अब देखिए, इसमें आप सोच के देखिए, इसमें भी क्या ट्रांसफर माने? ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, इन दोनों का हो गया अमलगमेशन, ठीक है, ये बन गए ए बी लिमिटेड। ए लिमिटेड के पास एक फैक्ट्री थी, 2 प्लांट थे। इसके बी लिमिटेड के पास 4 या 40 स्टोर थे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। इन दोनों ने अपना मर्जर कर लिया कि हम फैक्ट्री प्रोडक्शन मैं करूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन आप करना, तो ये ए बी लिमिटेड बन गई। अब ये फैक्ट्री ए लिमिटेड की है क्या? नहीं, ये फैक्ट्री ए बी लिमिटेड की हो गई। अब ये जो 2 प्लांट थे वो ए लिमिटेड के हैं क्या? वो प्लांट भी किसके बन गए बॉस? ए बी लिमिटेड के हो गए। और ये 40 स्टोर्स भी किसके हो गए? दे आर नो लॉन्गर ऑफ बी लिमिटेड, दे हैव नाउ बिकम प्रॉपर्टी ऑफ ए बी लिमिटेड। नाउ दीज 40 स्टोर्स आर प्रॉपर्टी ऑफ ए बी लिमिटेड। तो क्या ट्रांसफर हुआ? हाँ, रेलिंक्विशमेंट ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट, या फिर बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो राइट ए लिमिटेड का खत्म होके बी लिमिटेड का हो गया। आप एक बात बताइए, ए लिमिटेड को क्या कोई पैसे मिले होंगे? नहीं, ए लिमिटेड भी तो अब ए बी लिमिटेड बन गई। उसके इसके जो प्रमोटर्स या मालिक थे, जो शेयर होल्डर्स थे या जो भी प्रमोटर्स थे, वो अब इसके मालिक बन गए हैं। तो उनको उन्होंने कोई एसेट बेचा थोड़ी ना एक तरह से, लेकिन ट्रांसफर की डेफिनेशन में तो ये कवर हो रहा है। अब मैं ए लिमिटेड को बोलूं कि भाई मेरे को ना ये जो आपने एसेट बेचे हैं, ट्रांसफर किए हैं, इस पे टैक्स दे दो। कहां से दे देगा बॉस? उसने कोई कैश में थोड़ी ना बेचा ये सारा एसेट, उसने कैश में तो बेचा नहीं। तो उसने अभी मियरली ट्रांसफर किया है। और अब वो मतलब फॉर्म चेंज हो गया। आपको समझ में आ रही होगी कि एसेट ट्रांसफर तो कर दिया है, लेकिन कुछ पैसा मिला क्या? अभी उससे कोई रियलाइजेशन हुआ क्या एसेट से कि जो आपको टैक्स दे दें? तो यहां पर बोल दिया ठीक है, यहां पर भी इसे ट्रांसफर नहीं माना। इसी का उल्टा केस ले लेते हैं दोस्त। डीसी लिमिटेड थी, उसका डीमर्जर हो गया, वो डी लिमिटेड बन गई और सी लिमिटेड बन गई। तो इसके जो एसेट थे, एक फैक्ट्री, 40 स्टोर्स, तो डीमर्जर में एक फैक्ट्री इन्हें मिल गई डी लिमिटेड को, और 40 स्टोर्स इन्हें मिल गए। अब सोच के देखना, यहाँ पर 2 भाई थे, डी और सी। अब एक ब्रदर ने डी लिमिटेड स्टार्ट कर ली और दूसरे ब्रदर ने सी लिमिटेड स्टार्ट कर ली। अब आप सोच के देखिए, अब कंपनी तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो इसीलिए अब कंपनी, ये कंपनी अलग है और ये दोनों कंपनीज अलग हैं, तो ट्रांसफर तो हुआ है क्योंकि राइट्स चेंज हुए। पहले इसके राइट्स थे, अब उसके राइट्स हो गए, तो ट्रांसफर की डेफिनेशन में तो इंक्लूड हो गए। लेकिन अब जब आप डीसी लिमिटेड से टैक्स मांगने जाओगे तो वो आपको टैक्स दे पाएगा क्या? सोच के देखो। अभी सोचने में लग रहा होगा कि सर ये कैसी बात है, ट्रांसफर तो हुआ है ना लॉजिकली। लेकिन दोस्त, आपके पास कोई प्रॉपर्टी, आपके, अब जैसे विल और उसकी बात थी, आपके फादर ने आपको एक वो गिफ्ट कर दिया। क्या गिफ्ट कर दिया? हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी। तो वो फादर के पास था पहले। फादर ने कितने का लिया था? 10 लाख रुपए का। आपको जब उन्होंने गिफ्ट किया उसकी वैल्यू हुई थी 1 करोड़ रुपए। अब इनकम टैक्स बोल रहा है कि हमें 90 लाख रुपए पे जो कैपिटल गेन लगा है उस पर टैक्स दो। कहां से दे देंगे आपके फादर? क्या उन्होंने मार्केट में, अगर यही प्रॉपर्टी उन्होंने आपको गिफ्ट ना करते हुए मार्केट में सेल कर दी थी, तो उन्हें 1 करोड़ रुपए हार्ड कैश अपने हाथ में अमाउंट मिल गया था, रियलाइज हो गया था वो गेन। अभी गेन रियलाइज थोड़ी ना हुआ है सर, ये तो ट्रांसफर हो रहा है। अब इसे ये यूज करेगा। जो साथ में मिलके यूज कर रहे थे वो अब अलग अलग मिलके यूज कर रहे हैं। किसी को पैसे थोड़े ना मिल गए। इस डीसी लिमिटेड को उसके पैसे थोड़े ना दिए, एक फैक्ट्री के लो 100 करोड़ रुपए पैसे ले लो, ठीक है। तो इसीलिए इसे भी डीमर्जर के केस में भी ट्रांसफर नहीं मानते। अगर कोई एसेट ट्रांसफर होते हैं तो उसे ट्रांसफर में इंक्लूड नहीं किया गया। सेम गोज विथ अमलगमेशन। अमलगमेशन मुझे लग रहा है आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो डाउट्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो अमलगमेशन आ गया, कैपिटल एसेट अगर ट्रांसफर होता है बाय अमलगमेटिंग। अच्छा, ये और बता देता हूं,
अमलगमेशन जब भी होता है तो जो कंपनी अमलगमेट हो रही होती है उसे हम बोलते हैं अमलगमेटिंग कंपनी। अमलगमेट हो रही है वो अमलगमेटिंग कंपनी, और जो कंपनी अमलगमेशन के बाद फॉर्म होती है उसे हम अमलगमेटेड कंपनी बोलते हैं, अमलगमेटेड। ठीक है। जहां पे डीमर्जर के केस में जो कंपनी डीमर्ज हो रही होती है हम उसे डीमर्जिंग कंपनी बोलते हैं, और जो कंपनीज बनती है हम उसे या तो डीमर्ज्ड या फिर रिजल्टिंग कंपनी बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों में से एक नाम दिया जाता है, ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। तो अब हाँ, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल बाय डीमर्ज्ड कंपनी टू रिजल्टिंग इंडियन कंपनी इन द स्कीम ऑफ डीमर्जर। यहाँ पर अमलगमेशन की स्कीम है, डीमर्जर की स्कीम। ठीक है बॉस। अब इसी पे एक और बात कर लेते हैं। ये तो हमने कंपनी, अभी हमने बात किया कि एसेट ट्रांसफर हुए हैं कंपनीज के बीच में इन द प्रोसेस ऑफ अमलगमेशन और इन द प्रोसेस ऑफ डीमर्जर। ठीक है, तो एसेट्स ट्रांसफर हुए। अब बात करते हैं इनके शेयर होल्डर्स की। ए लिमिटेड के 100 शेयर होल्डर्स थे सर। इन 100 शेयर होल्डर्स के पास किसके किसके शेयर्स थे? ए लिमिटेड के सर शेयर्स थे। अब जब ये अमलगमेशन प्रोसेस पूरा हो गया तब इनके ए लिमिटेड के शेयर्स खत्म हो जाएंगे नहीं सर? जब कंपनी ही एग्जिस्टेंस में नहीं रही तो ये ए लिमिटेड के शेयर्स क्या होंगे? तो इन्हें क्या मिल जाएगा? ए बी लिमिटेड का शेयर मिल जाएगा। ए बी लिमिटेड का शेयर मिल जाएगा। ध्यान से सुनना, हो सकता है ए लिमिटेड का शेयर इन्होंने जब खरीदा था 10 रुपए का खरीदा हो, जब इन्हें ए बी लिमिटेड का शेयर मिला तो वो 100 रुपए का मिला हो। तो अब इस इन शेयर होल्डर से बोलते हैं कि बॉस ये जो आपका कैपिटल अप्रिसिएशन हुआ है इस पे टैक्स जमा कराओ। ये शेयर होल्डर्स पता है क्या बोलेंगे? भाई साहब आपने तो शेयर सर्टिफिकेट पे ए लिमिटेड की जगह नाम चेंज करके ए बी लिमिटेड कर दिया, हमें कौन सा कुछ पैसा मिल गया? हमें कौन सा कुछ पैसा मिल गया जो हम आपको टैक्स दे दें? सो बेसिकली उन शेयर होल्डर्स का कंटेंशन जो उन्होंने बोला वो भी सही है। इट इज जस्ट अ नेम चेंज फॉर देम। उनके लिए तो नाम चेंज हो गया। आज आपने रिलायंस के शेयर खरीदे हुए हैं, कल को आपने वोडाफोन और आइडिया के शेयर खरीदे हुए थे, वो दोनों कंपनी मर्ज हो गई या किसी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया। इनकम टैक्स फोन करके बोल रहा है अरे भैया अब वो मर्जर हो गया है तो अब आपके जो आइडिया की कंपनी के वोडाफोन कंपनी के शेयर्स थे वो आइडिया के हो गए हैं, तो हमें पैसा दे दो। आप बोलोगे काहे का पैसा दे दूं? आपने शेयर्स पे नाम चेंज कर दिया तो उससे मैं मेरा थोड़ी ना अभी गेन रियलाइज थोड़ी ना हो गया जो मैं पैसा दे दूं। आप प्रॉब्लम समझ पा रहे हो क्यों इन केसेस को यहां पर लिया गया? ठीक है ना बॉस। तो इस केस में भी जब शेयर, एक तो पहले हमने बात किया कि एसेट ट्रांसफर हो जाएंगे तो उसको भी हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, और यहाँ पे शेयर ए लिमिटेड का ए बी लिमिटेड का शेयर बन जाएगा, उसे भी हम ट्रांसफर नहीं। ठीक है, सेम जब यहां पर हुआ है ऐसा ही कुछ इस केस में भी हुआ होगा। कैसे? जो 100 शेयर होल्डर्स थे डीसी लिमिटेड के, अब उनको या तो 100 के 100 शेयर्स डी लिमिटेड के मिले होंगे या फिर सी लिमिटेड के मिले होंगे। अब उनसे बोलें कि ये 10 रुपए का खरीदा था 10 साल पहले, अब ये जो शेयर मिले हैं इनकी वैल्यू 150 रुपए है, तो 140 रुपए का गेन है, उस पे पैसे दे दो। कहां से देते सर? सेम स्टोरी। तो इस केस में भी इसे भी ट्रांसफर नहीं मानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं क्या क्या लिखा है। ट्रांसफर और इशू ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर और इशू ऑफ शेयर्स बाय अ रिजल्टिंग कंपनी इन द स्कीम ऑफ डीमर्जर। तो इशू करते हैं ना, नए कंपनी के शेयर इशू करेंगे। ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय अ शेयर होल्डर इन अ स्कीम ऑफ अमलगमेशन। तो अमलगमेशन के केस में उसने ट्रांसफर करे शेयर। ए लिमिटेड के ए बी लिमिटेड हो गए, डीसी लिमिटेड के डी लिमिटेड या सी लिमिटेड हो गए। तो इस केस में भी ट्रांसफर नहीं माना जाता। नेक्स्ट, transfer of rupee denominated bond of Indian company outside India by a non-resident to non-resident। अब देखो बॉस, इसमें मैं बहुत सारी बातें आपसे कर सकता हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये बात करूंगा, नॉन रेसिडेंट, अगर नॉन रेसिडेंट को
कुछ ट्रांसफर कर रहा है तो उस केस में अगर इंडियन कंपनी का रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड होगा, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड होगा, तो उस केस में उसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे। आप इसे ऐसे याद कर लीजिए, नॉन रेजिडेंट से नॉन रेजिडेंट को ट्रांसफर किया है तो उस केस में हमें क्या देना देना, ठीक है ना। सेकेंड अलग फिर से वही बात आ गई, ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फिक्स्ड इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया। अच्छा ये सब ना आउटसाइड इंडिया हो रहा है, ट्रांसफर भी इंडिया के बाहर हो रहा है। अगर इंडिया में ट्रांसफर होता तो हम पैसा रखवा लेते, टैक्स रखवा लेते, ये ट्रांसफर भी इंडिया के बाहर हो रहा है। अच्छा ये भी क्या है, बाय अ नॉन रेजिडेंट टू अ नॉन रेजिडेंट, ये भी गया भाई, इसे भी ट्रांसफर नहीं माने, ठीक है। रिडेम्पशन ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स अंडर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2015 बाय एन इंडिविजुअल। तो ये फिर मैंने वही बात बताई आपको, वो तीन को एग्जेम्प्ट किया ना ऊपर, कैपिटल एसेट से ही बाहर कर दिया, अब इसको बोल रहे हैं ट्रांसफर नहीं मानेंगे। तो मैंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी आपको कि दो तरीके हैं, या तो उसे कैपिटल एसेट ही नहीं है ये प्रूफ कर दो, या फिर उस सेल को या ट्रांसफर को ट्रांसफर ही मत मानो। तो ये दोनों ही केस में कैपिटल गेन के स्कोप से आउट, कैपिटल गेन के स्कोप से आउट, बाहर। तो ये देखिए सब कुछ है, रिडेम्पशन हो रहा है, रिडेम्पशन हो रहा है, जीरो कूपन बॉन्ड का रिडेम्पशन हो रहा है, तो आपने मेच्योरिटी और रिडेम्पशन इंक्लूड करा है ना ट्रांसफर में, करा है सर, स्पेसिफिकली एक पॉइंट लिखा है उसके लिए। तो अब क्या हो गया, क्योंकि इनको जानबूझ के इन्हें बाहर करना था, इंसेंटिव दे रहे हैं। देखो मजे की बात सुनना, एक तरह से इस पे जो कैपिटल 100 रुपए का अगर मैंने बॉन्ड खरीदा और 10 साल बाद वो 1000 रुपए का अगर बिकता है तो मुझे 900 रुपए का कैपिटल गेन हुआ, ये तो साफ बात है सर, ये तो अप्रिसिएशन तो मिला। इस पे वो कह रहे हैं टैक्स नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसे हम ट्रांसफर ही नहीं, इसका रिडेम्पशन हम ट्रांसफर मानेंगे ही नहीं, तो टैक्स नहीं लगेगा। तो क्या सीधे सीधे 180 रुपए का टैक्स 20% से अगर लगाओगे तो बच गया या नहीं बच गया, सीधा सीधा सेविंग हो गई। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, आप कोई और दूसरा ऐसे ही मार्केट में दूसरा बॉन्ड खरीदते, वो भी 100 रुपए का खरीदते और 1000 का बेचते, उस पे भी 900 रुपए गेन होता, लेकिन उस पे 180 रुपए टैक्स देना पड़ जाता। तो मेन अल्टीमेटली कितना मिलता, 720 रुपए जेब में आते। यहाँ कितने जेब में आए, पूरे के पूरे 900 रुपए। कौन सा बॉन्ड खरीदना है सर, ये वाला या ये वाला, आप कहोगे सर ये वाला खरीदेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा पैसा आ रहा है जेब में, इसमें कम पैसा जेब में आ रहा है, इसमें टैक्स भरना पड़ रहा है, यहाँ टैक्स माफ कर दिया सरकार ने। अब आप ये वाला बॉन्ड खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, खरीदेंगे सर। तो गवर्नमेंट इसीलिए ल्योर करने के लिए, जैसे ऊपर वो 3 बॉन्ड्स थे हमने, सॉवरेन बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड्स पड़े थे, तो इनमें भी क्या था, उन्हें कैपिटल एसेट ही नहीं माना। तो जब वो उसको बेचेगा कोई आदमी तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा नहीं, एग्जेम्प्ट हो गया, एक तरह से बच गया। तो क्या हो गया बॉस, अच्छा किसी और हेड में भी इन पर टैक्स नहीं लगेगा, क्यों, किस में लग सकता है, पीजीबीपी में लगाओगे, बिजनेस थोड़े ना करते हैं इनका, बिजनेस थोड़े ना करते हैं इनका, ठीक है ना सर। तो इस पे टैक्स बच जाता है। चलिए सर नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट टू गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। किस टाइप का एसेट भाई, कोई वर्क ऑफ आर्ट है, आर्कियोलॉजिकल साइंटिफिक आर्ट कलेक्शन है, बुक है, मैन्यूस्क्रिप्ट है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, फोटोग्राफ है, प्रिंट है, कुछ इस टाइप की चीज है। मतलब कुछ वैल्यूएबल आइटम है जिसकी हिस्टोरिक वैल्यू है या इमोशनल वैल्यू भी हो सकती है। कैसी सर, अब गांधी जी की फैमिली है, गांधी जी की दूर की फैमिली है, तो उन्होंने क्या करा, गांधी जी के मरने के बाद उनके जो कपड़े वगैरह थे, उनकी जो प्रॉपर्टी वगैरह थी, उनको म्यूजियम में लगा दिया, तो उनको गवर्नमेंट को दे दिया उन्होंने, और गवर्नमेंट ने उसका उनको कोई प्राइस दिया, एक ये ले लिए, एक रीजनेबल अमाउंट उन्होंने दे दिया, ठीक है, तो वो वैल्यूएबल चीज बन गई थी। तो अब उन्होंने गवर्नमेंट को बेचा और गवर्नमेंट ने क्या करा, उसका म्यूजियम बना दिया। तो इसलिए ये सारी चीजें गवर्नमेंट खरीद लेती है कई बार। अब जैसे आपके पास कोई बहुत पुराना कॉइन पड़ा हो, आपके पास तो ऐसे ही पड़ा होगा, लेकिन एक टाइम बाद उसकी वो एंशियंट कॉइन बन जाएगा, एंटीक आइटम बन जाएगा, क्योंकि वो दुनिया में और कहीं नहीं होगा।
तो उस केस में क्या होगा, कोई यूनिवर्सिटी या फिर कोई गवर्नमेंट आपसे वो कॉइन खरीद लेगी और उसके बहुत पैसे दे देगी, 10-15 लाख रुपए आपको दे दिए मान लो, तो उस केस में क्या होगा, ट्रांसफर तो है, कैपिटल गेन लगना चाहिए, क्या लग तो जाता, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली बाहर कर दिया गया। क्यों कर दिया गया सर, ऐसी चीजों पे क्या टैक्स लें? तो ऐसी चीजों पर क्या टैक्स लें सर, ठीक है ना। तो इन्हें टैक्स से माफ कर दिया क्योंकि हिस्टोरिक वैल्यू है इनकी, एक इमोशनल वैल्यू है और हमें इन कोई प्रॉफिट और उसके लिए नहीं ले रहे, तो इसलिए इन पर टैक्स माफ। अब देखते हैं सर, कन्वर्जन। कन्वर्जन किसका, कोई बॉन्ड है या कोई डिवेंचर है, वो शेयर और डिवेंचर में बदल जाता है। मतलब आपने कन्वर्टेबल डिवेंचर्स या कन्वर्टेबल बॉन्ड सुने हैं, वो कैसे होते हैं सर, देखिए जब इशू होते हैं तो वो 12% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के नाम से है, ठीक है। ये बोला जाता है कि अभी हम आपको ये दे रहे हैं, ये डिवेंचर के फॉर्म में दे रहे हैं, लेकिन 5 years के बाद ये शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। तो 5 साल बाद ये अपने आप शेयर में बन जाएंगे। तो पहले 5 साल तो आपको इस पे 12% हर साल इंटरेस्ट मिलता रहेगा, फिर जैसे ये शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे तब इन पे इंटरेस्ट बंद हो जाएगा और फिर डिविडेंड मिलना चालू हो जाएगा। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो बात यह है कि ये जब 5वें साल में डिबेंचर से शेयर में चेंज हो जाएगा, तो क्या इसे ट्रांसफर बोलोगे? हाँ बोलोगे दोस्त। क्यों? क्योंकि आपके पास था डिबेंचर, अब डिबेंचर आपके पास नहीं है। सर शेयर तो है ना, लेकिन शेयर है ना, शेयर है, डिबेंचर तो नहीं है ना। तो डिबेंचर तो नहीं है, हाँ बात तो सही है। तो क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो ट्रांसफर क्या, डिबेंचर्स की जगह शेयर्स आ गए हमारे पास। लेकिन फिर वही बात आ गई, 100 रुपए का डिबेंचर खरीदा था, 5 साल बाद जब वो शेयर में कन्वर्ट हुआ तो उसकी वैल्यू 500 रुपए हो गई थी। तो 400 रुपए पे टैक्स दो, गवर्नमेंट बोलती है, हम बोलते हैं कहाँ से दे दें, अभी कुछ रियलाइज थोड़े ना हुआ है, अभी कुछ रियलाइज थोड़े ना हुआ है, कहीं बेच थोड़े ना दिया है। वही बात आ गई बॉस। तो इसीलिए अगर बॉन्ड का शेयर बन जाता है, बॉन्ड का डिबेंचर बन जाता है, डिबेंचर का शेयर बन जाता है, या डिबेंचर कई बार ऐसा भी होता है कि 12% डिबेंचर थे, वो 15% डिबेंचर बन जाते हैं, तो ऐसा भी कन्वर्जन होता है। तो इन सारे केसेस में आपसे गवर्नमेंट उस समय टैक्स नहीं लेगी, क्योंकि उस समय ट्रांसफर ही नहीं मान रहे, ट्रांसफर नहीं मान रहे तो टैक्स नहीं मिलेगा। अगला देखते हैं सर, अगला क्या है, प्रेफरेंस शेयर टू इक्विटी शेयर में जब कन्वर्ट होता है, प्रेफरेंस शेयर टू इक्विटी शेयर जब कन्वर्ट होता है, जैसे ये प्रोसेस मैंने बताया, ऐसा प्रेफरेंस शेयर के केस में भी होता है, प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये सब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बॉन्ड, डिवेंचर, शेयर, प्रेफरेंस शेयर ये सब क्या होते हैं आपको पता है। अगर नहीं पता है तो जिससे फाउंडेशन पढ़ा था उससे बात करना भैया, क्योंकि ये फाउंडेशन में आपको पढ़ा दिया जाता है, इवन 12th में आपको पढ़ लेते हो। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें आपको पता होंगी, अगर नहीं पता तो भाई डाउट्स में पूछ लेना, ठीक है। चलिए सर, पहले इस पे बात कर लेते हैं, फिर पॉइंट नंबर 15 पे आएंगे। ट्रांसफर ऑफ यूनिट या फिर यूनिट्स बाय अ यूनिट होल्डर अंडर कंसोलिडेटिंग स्कीम और प्लान ऑफ म्यूचुअल फंड। अब फिर वही बात आ गई, एक म्यूचुअल फंड की यूनिट होल्ड करी थी सर हमने, फिर क्या हुआ उसका, ये म्यूचुअल फंड था एक ए नाम का, ए फंड था ये, एक बी फंड भी था मार्केट में। तो ये क्या हुआ, इन दोनों ने आपस में इन दोनों फंड्स को मर्ज कर दिया, तो अब क्या ए बी फंड बन गया। तो हमने जो एक यूनिट ए फंड का खरीदा हुआ था, अब वो एक यूनिट ए बी फंड का बन चुका है। तो अब क्या करें सर, इस केस में टैक्स रखवा लेंगे क्या, इस केस में टैक्स रखवा लेंगे क्या? नो, टैक्स मना कर देते हैं। क्यों? फिर वही रीजन, सेम रीजन, 100 का भले ही यहाँ पर 100 का
200 का हो गया होगा जब ये ट्रांसफर हुआ, लेकिन 200 रुपए रियलाइज थोड़े ना होगा सर, गेन रियलाइज थोड़े ना हुआ, तो अभी हमसे मत लो टैक्स, ठीक है। तो इसे भी वही उसी कैटेगरी में आ गया। अब बात करते हैं इस पॉइंट की, थोड़ा सा लंबा डिस्कशन होगा इस पे, आपको समझाना पड़ेगा रिवर्स मॉर्गेज होता क्या है। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर रिवर्स मॉर्गेज, any transfer of capital asset in a transaction of reverse mortgage under a scheme made or notified by the central government। कि अगर कोई कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया है अंडर रिवर्स मॉर्गेज, तो उस केस में कैपिटल गेन नहीं लगता, ठीक है। अब बात करते हैं रिवर्स मॉर्गेज होता क्या है, ये है क्या भला। बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है, समझेंगे 1 मिनट लगेगा, समझ लेंगे फिर कोई दिक्कत नहीं। एक है सर सीनियर सिटीजन, ये स्कीम सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए है, आप अगर ऐसा कुछ करना चाहें आपके लिए अवेलेबल ही नहीं है स्कीम। इनके पास है सर एक घर, हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें ये रिसाइड करते हैं, मतलब रहते हैं, ओन्ड है ये इनकी। सर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हाँ दोस्त सेल्फ। अब तो आप होशियार हो गए हो, आपको हाउस प्रॉपर्टी की कॉन्सेप्ट भी पता है, तो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब बात करते हैं क्या ये है क्या स्कीम रिवर्स मॉर्गेज। है क्या, तो दोस्त ये एक ऐसी स्कीम है, स्कीम में क्या होता है, इन सीनियर सिटीजन को एक ऑप्शन दिया। क्या ऑप्शन दिया कि ये हाउस प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दो किसी बैंक के पास। मॉर्गेज मतलब गिरवी रख दो एज अ सिक्योरिटी। उससे क्या होगा सर, उससे ये होगा दोस्त कि आपको बैंक एक लंप सम में, लमसम मतलब इकट्ठा या फिर इंस्टॉलमेंट में पैसे देगी। क्या देगी, पैसे देगी। मतलब जैसे मान लो ये हाउस है 50 लाख रुपए का, तो बैंक आपको 20 लाख रुपए दे देगी, या फिर आप अगर कहो तो 50,000 रुपीज पर मंथ देगी। जैसा आपकी मर्जी हो, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। सर बदले में सीनियर सिटीजन क्या देगा, मजेदार बात, एकदम मजेदार बात, सीनियर सिटीजन को कुछ नहीं देगा। क्या, सीनियर सिटीजन कुछ नहीं देगा बैंक को, नहीं देगा। सर बैंक पागल है क्या, आर दे मैड। क्यों दोस्त, सर एक बात बताओ, हाउस रखवाया है गिरवी और वापस उनको 20 लाख रुपए दे दिए, 50,000 रुपए महीना दे दिए, ऐसी क्या बैंक की लॉटरी निकल रही है क्या, फ्री में पैसे दिए जा रहे हैं, फ्री में पैसे दिए जा रहे हैं। बैंक को क्या मिल रहा है, हर ट्रांजेक्शन में क्विड प्रो क्वो होता है। क्विड प्रो क्वो मतलब किसी एक चीज के बदले दूसरी चीज मिलती है, किसी एक चीज के बदले दूसरी चीज, इसे क्विड प्रो क्वो बोलते हैं। आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा इसे, समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग। तो इन्हें तो ये 50 लाख 50,000 रुपए महीना या 20 लाख रुपए एक बार में मिल गए, बैंक को क्या मिला, बैंक को क्या मिला दोस्त। ये देखो ये कौन है, सीनियर सिटीजन, मतलब 60+ के हो चुके हैं। अब देखना आपको शायद सुनने में लगे सर ये कैसी अजीब सी स्कीम है, लेकिन दिमाग तो बहुत लगाया जिसने भी स्कीम बनाई। दिमाग तो बहुत लगाया जिसने भी स्कीम लगाई। जैसे ही सीनियर सिटीजन की डेथ होगी, ये जो बैंक की के पास हाउस प्रॉपर्टी मॉर्गेज है ना सर, ये बैंक क्या करेगा, सेल कर देगा। और ये जो 20 लाख रुपए दिया था, लमसम में 20 लाख का पेमेंट किया था ना, तो हाउस कितने का बिकेगा, 50 लाख का। हाउस कितने का बिकेगा,
50 लाख का, ठीक है दोस्त। तो हाउस 50 लाख का बिकेगा तो 20 लाख रुपए बैंक अपने रिकवर कर लेगा, ठीक है। ऐसा होगा क्या? हाँ देखो कितना बढ़िया सिस्टम है ना। लेकिन सर ये जो सीनियर सिटीजन थे, इनके थे बच्चे, इनके क्या थे, सन थे या डॉटर थे, लीगल हेयर थे, तो प्रॉपर्टी तो उन पे ट्रांसफर करके गए थे। तो देखो दोस्त ऐसा होता है, पहली बात तो मॉर्गेज है, तो बैंक का पहला राइट है इस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जो बैंक करना चाहेगा वो होगा। अब मान लो उनके बच्चे हैं, अगर बच्चे नहीं है तो पूरी प्रॉपर्टी बैंक की होगी, बैंक बेच देगा और पैसे जो भी है वो बैंक अपना कंसिडरेशन ले लेगा। लेकिन अगर उनके बच्चे हैं तो बैंक क्या करता है, बैंक पहली बात तो जो आपका प्रॉपर्टी, बैंक ने पैसे कितने दिए, 20 लाख रुपए, प्रॉपर्टी बिकी कितने की, 50 लाख रुपए की, तो एडिशनल सम कितना आ गया, 30 लाख रुपीज। तो एक तो ये एडिशनल सम उनके लीगल हेयर जो होंगे उनको दे देगा, 30 लाख रुपए का जो बेनिफिट है वो उनके लीगल हेयर को चला जाए, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, बैंक को हाउस बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बैंक को मतलब क्या है, उसको 20 लाख रुपया चाहिए जो उसने दिया था। तो वो बैंक बोलेगा, उनके जो लीगल हेयर हैं उनको बुला के बोलेगा कि बॉस या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 20 लाख रुपए चुका दो, हमें पे कर दो, रीपे कर दो, तो बैंक का लोन खत्म हो जाएगा, या फिर नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ये हाउस प्रॉपर्टी हम बेच देंगे और उससे जो भी आएगा वो रिकवर कर। तो देखिए किसी भी तीनों में से किसी पार्टी का नुकसान नहीं हो रहा, किसी के लिए अनजस्ट नहीं है। जो सीनियर सिटीजन थे वो चले गए, उनको अपनी आखिरी दिनों में बढ़िया इनकम आ गई, बढ़िया पैसा मिल गया। अच्छा एक और मजे की बात, ये जब मॉर्गेज कर देते हैं तो ये उसमें रह सकते हैं, इनको घर से भी नहीं निकालते, इनको घर से भी नहीं निकाला जाता कि आप उसमें मजे से रहो। आप सोचो किसी सीनियर सिटीजन के पास अगर कोई सेविंग्स नहीं है या उनके पास कोई पैसा नहीं है, जो कहीं से रनिंग इनकम नहीं है, तो ये कितना बढ़िया ऑप्शन है उनके लिए, ठीक है ना। तो उनको घर से निकाला भी नहीं जाता। तो ये जब चले जाएंगे तो ये घर का करेंगे क्या, कोई भी कुछ भी ले ले, इनको तो अभी जब जी रहे हैं तब कुछ मिलना चाहिए ना। तो ये फायदे में, बैंक किस फायदे में कि भैया जब ये चले जाएंगे तो पूरा लोन रिकवर हो जाएगा, बैंक सिक्योर्ड है एकदम, कि एक पूरा का पूरा घर गिरवी रखा हुआ है तो बैंक सिक्योर्ड है। तीसरी बात, बच्चों को कोई दिक्कत, बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को बैंक ऑप्शन दे रही है कि अगर प्रॉपर्टी रखनी है तो लोन दे, लोन रीपे करवा दो, अगर नहीं रखनी तो तुम अपने मजे करो, हम प्रॉपर्टी बेच देंगे और जो फायदा होगा वो आपको दे देंगे। तो इनको भी कोई दिक्कत नहीं है ना, बढ़िया स्कीम। तो इसे बोलते हैं रिवर्स मॉर्गेज। तो इस केस में दोस्त ये बोला जा रहा है कि जब उनकी डेथ होती है, जब सीनियर सिटीजन की डेथ होगी और इस प्रॉपर्टी को आप सेल करेंगे, तो उस केस में इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, ठीक है। कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा क्योंकि वो तो मर के चले। बस इतनी सी बात है, उसको यहाँ पर लंबे उसमें समझाया गया क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट था, आपने भी आज तक नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ही स्कीम है, उन्होंने निकाली और देखा जाए तो बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छे से जिसने भी ये डिवाइस की होगी, डेवलप की होगी, बहुत दिमाग लगा के किया, बहुत अच्छा चीज है, ठीक है सर। तो आज की क्लास में इतनी ही, थोड़ी बड़ी हो गई लेकिन आई थिंक इतनी 1.5 घंटे की 1.5 आवर्स की क्लास तो चल सकती है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है बॉस। तो ट्रांसफर पूरा समझ आ गया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना सर। थैंक यू एंड टेक केयर एंड बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।